आप सुन रहे हैं द काइट रनर का भाग 11 और ये शायद लास्ट भी होगा। धुंध में चेहरे झांके, कुछ देर ठहरे और फिर गायब हो गए। वो झांकते और मुझसे कुछ पूछते। वो सब पूछ ही रहे थे। क्या मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ? क्या मुझे कहीं दर्द हो रहा है? मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। मुझे हर जगह दर्द हो रहा है। मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ लेकिन बोलने से दर्द होता है। मुझे ये पता है क्योंकि कुछ समय पहले, शायद 1 साल पहले, शायद 2 साल पहले या शायद 10 साल पहले मैंने एक बच्चे से बात करने की कोशिश की थी। उसके गालों पर लाली लगी थी और उसकी आंखों का काजल फैल गया था। बच्चा, हाँ, अब मैं उसे देख सकता हूँ। हम किसी कार में हैं और वो बच्चा और मैं। और मुझे नहीं लगता कि कार सुरैया चला रही है, क्योंकि वो गाड़ी कभी इतनी तेज़ नहीं चलाती। मैं इस बच्चे से कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे बात करना बहुत ज़रूरी लग रहा है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैं कहना क्या चाहता था। मुझे ये भी नहीं याद कि वो बात इतनी अहम क्यों थी। शायद मैं उससे नहीं रोने के लिए कहना चाहता था। शायद मैं उससे कहना चाहता था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि ये बात नहीं हो। पता नहीं किस वजह से मैं बच्चे को शुक्रिया कहना चाहता था। चेहरे, वो सभी हरी टोपियाँ पहने हुए थे। वो मुझे देखते और फिर गायब हो जाते। वो जल्दी जल्दी बातें करते। वो ऐसी ज़बान बोलते जो मेरी समझ में नहीं आती। मुझे दूसरी आवाज़ें भी सुनाई दे रही थीं। दूसरे शोर, मशीनों की बीप बीप और अलार्म सुनाई देते और हमेशा मुझे और अधिक चेहरे दिखाई देते। वो झुक कर मुझे देखते। मुझे उनमें से एक को छोड़कर और कोई याद नहीं। उसने बालों में जेल लगा रखी थी और क्लार्क गैबल जैसी पतली मूछें थीं। उसकी टोपी पर अफ्रीका के नक्शे जैसा दाग लगा हुआ था। सीरियल नाटकों का वो कलाकार वह मज़ेदार है। हम मैं हंसना चाहता हूँ, लेकिन हंसने पर भी दर्द होता है। फिर सब कुछ धुंधला हो जाता है। वो अपना नाम आयशा बताती हैं, पैगंबर की बीवी की तरह। उसके सफ़ेद हो रहे बाल बीच में बटे हुए हैं और उनकी चोटी बनाई हुई है। उनकी नाक छिदी हुई है, जिसमें सूरज की शक्ल का चमकता हुआ एक पिन लगा हुआ है। उसने चश्मा पहन रखा था जिसमें उसकी आंखें नाच रही हैं। उसने भी हरी पोशाक पहन रखी है और उसके हाथ नरम हैं। वो देख लेती हैं कि मैं उसे देख रहा था और फिर मुस्कुराती हैं। वो अंग्रेज़ी में कुछ कहती हैं। मेरे सीने के बगल में कुछ चुभता है। फिर सब कुछ धुंधला हो जाता है। मेरे बिस्तर के पास एक आदमी खड़ा है। मैं उसे जानता हूँ। वो गहरे रंग का दुबला सा आदमी है। उसकी लंबी दाढ़ी है। उसने टोपी पहन रखी है। उन टोपियों को क्या कहा जाता है? पाकोल। उसने उस टोपी को एक तरफ झुकाकर पहन रखा था। टोपी पहनने का ये एक बहुत मशहूर आदमी का अंदाज़ है, जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। मैं इस आदमी को जानता हूँ। वो मुझे कुछ साल पहले गाड़ी पर ले गया था। हाँ, मैं इसे जानता हूँ। मेरे मुंह में कुछ गड़बड़ है। मैं बुलबुलों की आवाज़ें सुनता हूँ। फिर सब कुछ धुंधला हो जाता है। मेरी दाहिनी बाँह जल रही है। चश्मा और नाक में सूरज की शक्ल की पिन पहने हुए वो औरत मेरी बाँह के ऊपर झुकी हुई है। वो उसमें एक साफ प्लास्टिक की नली लगा रही है। वो उसे पोटेशियम कहती है। मधुमक्खी के काटने जैसा चुभता है ना? वो कहती है। ये वैसा ही चुभता है। उसका नाम क्या है? कुछ पैगंबर से वास्ता है उस नाम का। मैं उसे भी कुछ बरसों से जानता हूँ। वो अपने बालों की चोटी बनाकर रखती थी। अब उनको पीछे खींचकर जूड़ा बना दिया गया है। जब हम पहली बार मिले थे तो सुरैया ने भी अपने बाल वैसे ही बांध रखे थे। वो कब की बात थी? पिछले हफ्ते। आयशा, हाँ। मेरे मुंह में कुछ गड़बड़ी है। अब वो चीज़ मेरे सीने में चुभ रही है। फिर सब कुछ धुंधला हो जाता है। हम बलूचिस्तान में सुलेमान पहाड़ियों पर हैं। अब बाबा काले भालू से कुश्ती लड़ रहे हैं। वो मेरे बचपन के बाबा हैं, तूफ़ान आका। लंबे कद के पश्तून पहलवान, ना कि कंबल में लिपटे हुए, पिचके हुए गालों वाले और धसी हुई आँखों वाले बाबा। बाबा और जानवर दोनों हरी घास पर लौट रहे हैं। बाबा के घुंघराले बादामी बाल हवा में उड़ रहे हैं। भालू गरजता है, या शायद ये बाबा गरज रहे हैं। लार और खून उड़ते हैं। नाखून और हाथ खुरचते हैं। वो बड़े धमाके के साथ ज़मीन पर गिरते हैं। बाबा भालू के सीने पर बैठे हुए हैं।
उनकी उंगलियां थूथन में गड़ी हुई हैं। वो मुझे देखते हैं और मैं उन्हें। वो मैं हूँ, मैं भालू से लड़ रहा हूँ। मैं जाग जाता हूँ। गहरे रंग वाला दुबला आदमी मेरे बिस्तर के बगल में पीठ किए बैठा है। अब मुझे याद है कि उसका नाम फरीद है और उसके साथ गाड़ी वाला बच्चा है। उसका चेहरा मुझे घंटियों की आवाज़ की याद दिलाता है। मैं प्यासा हूँ। फिर सब कुछ धुंधला हो जाता है। मुझे होश आता है और फिर सब कुछ धुंधला हो जाता है। क्लार्क गैबल जैसी पतली मूंछों वाले आदमी का नाम डॉक्टर फारूकी निकला। वो धारावाहिक नाटकों के कलाकार तो बिल्कुल नहीं हैं। वो सर और गले के सर्जन हैं। हालांकि मैं उनके बारे में सोचता हूँ कि वो एक उष्णकटिबंधीय द्वीप की उत्तेजक कहानी कहते धारावाहिक में अरमांद नाम के कोई आदमी हैं। मैं कहाँ हूँ? मैं पूछना चाहता हूँ, लेकिन मेरा मुंह नहीं खुलता। मैंने त्योरियाँ चढ़ाई, घुरघुराया। अरमांद मुस्कुराया। उसके दांत झक सफ़ेद हैं। अभी नहीं आमिर, वो कहते हैं, लेकिन जल्दी ही, जब आपके तार निकल जाएंगे तब। वो एक गहरी रवानी वाली उर्दू के लहजे में अंग्रेज़ी बोलते हैं। तार? अरमांद अपने हाथ बांध लेते हैं। उनके हाथों पर बाल हैं। उन्होंने सोने की बनी शादी की बैंड पहन रखी है। आपको ज़रूर लग रहा होगा कि आप कहाँ हैं, आपके साथ क्या हुआ था। हमेशा सर्जरी के बाद ऐसा ही वहम होता है। ये नॉर्मल है। इसलिए मुझे जो पता है मैं आपको बताऊंगा। मैं उनसे टांकों के बारे में पूछना चाहता था। सर्जरी के बाद? आयशा कहाँ है? मैं चाहता हूँ कि वो मुझे देखकर मुस्कुराए। मैं उनके मुलायम हाथ अपने हाथों में लेना चाहता हूँ। अरमांद ने त्योरियाँ चढ़ाई। इसमें एक मतलब छुपा था। आप पेशावर में एक हॉस्पिटल में हैं। आप यहाँ 2 दिनों से हैं। मुझे आपको बताना चाहिए कि आपको बहुत गंभीर चोटें आई थी आमिर। मैं कहूँगा कि आप बहुत खुशकिस्मत थे कि आप जिंदा बच गए मेरे दोस्त। जब उन्होंने ये बात कही, उन्होंने अपनी तर्जनी उंगली आगे और पीछे पेंडुलम की तरह हिलाई। आपकी तिल्ली फट गई थी और आपकी किस्मत थी कि ये देर से फटी, क्योंकि ऐसे निशान मिले हैं कि शुरू में आपके पेट में खून बहा था। जनरल सर्जरी यूनिट के मेरे साथियों को फौरी तौर पर आपका ऑपरेशन करके पित हटाना पड़ा। अगर ये पहले फट गया होता तो आपकी मौत खून बहने से हो गई होती। वो बाँह थपथपाते हुए मुस्कुराए जिसमें सुई देने की नली लगी हुई थी। आपकी कई पसलियाँ भी टूट गई हैं। इससे आपके फेफड़े और सीने के बीच में हवा बह गई है। मैंने भौं सिकोड़ी। मैंने अपना मुंह खोलने की कोशिश की। फिर मुझे तारों की याद आ गई। इसका मतलब ये है कि आपके फेफड़ों में छेद हो गया है, अरमान ने समझाया। उन्होंने मेरी बाईं तरफ से एक साफ प्लास्टिक की ट्यूब खींची। मैंने अपने सीने में फिर से चुभन महसूस की। हमने सीने की इस ट्यूब से फांक को बंद कर दिया है। मैंने पट्टियों से झांकती उस नली पर नज़र दौड़ाई जो मेरे सीने पर लगी थी। वो एक कंटेनर से जुड़ी हुई थी जिसमें आधा पानी भरा हुआ था। बुलबुले की आवाज़ वहीं से आ रही थी। आप लैक्टेशन से भी पीड़ित हैं, यानी आपकी चमड़ी कई जगहों से कटी हुई है। मैंने उन्हें बताना चाहा कि मैं इस शब्द का मतलब जानता था। मैं एक लेखक था। मैं अपना मुंह खोलने ही वाला था। मैं फिर से टांकों के बारे में भूल गया था। सबसे बुरी तरह आपका ऊपरी होठ कटा है। आपका ऊपरी होठ बीट से 2 टुकड़े हो गया, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है। प्लास्टिक सर्जन ने इसे फिर से जोड़कर सिल दिया है और उन्हें उम्मीद है कि नतीजे बहुत बेहतर आएंगे। हालांकि वहाँ जख्म का निशान रह जाएगा, इससे तो बचा नहीं जा सकता। आपकी बाईं तरफ एक आर्बिटर फ्रैक्चर हुआ है। वो हड्डियाँ टूट गई हैं जिनके बीच आँख टिकी रहती है। हमने उन्हें भी ठीक कर दिया है। आपके जबड़े में लगे टांके 6 हफ्तों में हट जाएंगे। तब तक आप लिक्विड फूड और शेक लेंगे। आपका वज़न कुछ कम हो जाएगा और कुछ दिनों तक गॉड फादर सीरीज़ की पहली फिल्म के अल पचिनो की तरह बोलेंगे। वो हंसा। लेकिन आज आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको पता है ये काम क्या है? मैंने अपना सर झटका। आपको अपने पेट की गैस निकालनी होगी। आप उसे बाहर निकालेंगे तभी हम आपको लिक्विड देना शुरू कर सकते हैं। आप पा देंगे नहीं तो आपको खाना भी नहीं मिलेगा। और वो फिर से हंसे। बाद में जब आयशा नसों में सुई देने वाली नलियां बदलने और मेरे कहने पर बिस्तर का सिरहाना उठा देने के बाद चली गईं, तो मैंने उन घटनाओं को याद किया जो मेरे साथ घटी थी। फटी हुई तिल्ली, टूटे हुए दांत, फेफड़ों में छेद, टूटी हुई आँखों की खोखल।
लेकिन मैं खिड़की के पत्थर पर रोटी के टुकड़े चुगते एक कबूतर को देखते हुए एक दूसरी ही बात के बारे में सोच रहा था। ये बात डॉक्टर अरमान फारूकी ने कही थी। डॉक्टर फारूकी, आपका ऊपरी होठ बीच से 2 टुकड़े हो गया है। बीच से 2 टुकड़े, पैदाइशी कटे हुए होठों की तरह। फरीद और सोहराब अगले दिन मुझे देखने आए। आज तुम जानते हो कि हम कौन हैं? क्या तुम्हें याद है? फरीद ने थोड़े मजाक में कहा। मैंने सर हिलाया। अल्हम्दुलिल्लाह, उसने चहकते हुए कहा। अब और बेतुकी बातें मत कीजिएगा। शुक्रिया फरीद, मैंने अपने जबड़ों के बंद टाकों के भीतर से कहा। अरमान सही थे। मेरी आवाज़ द गॉडफादर के अल पचीनो की तरह लग रही थी और मेरी जीभ उस खाली जगह पर पड़ती जहाँ पहले दांत हुआ करता था तो मुझे थोड़ी हैरानी होती। वो दांत में निगल गया था। मेरा मतलब है कि शुक्रिया हर एक चीज़ के लिए। उसने हाथ हिलाया, थोड़ा शर्मा भी गया। बस शुक्रिया की ज़रूरत नहीं है। मैं सोहराब की तरफ मुड़ा। उसने एक नया कपड़ा पहन रखा था। यह हल्का बादामी पिरहन तुम्बन उसे थोड़ा बड़ा लग रहा था। उसके सर पर एक काली टोपी थी। वो अपने पैरों की ओर देखते हुए बिस्तर पर पड़ी सैलाइन देने की प्लास्टिक की नली से खेल रहा था। अब तक हमारी ठीक से जान पहचान नहीं हुई है, मैंने कहा और मैंने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। मैं आमिर हूँ। उसने मेरे हाथ को देखा और फिर मुझे। आप वही आमिर आगा हैं जिनके बारे में अब्बा बताते थे? हाँ। मुझे हसन के खत के वो शब्द याद आए। मैंने फरजाना जान और सोहराब को आपके बारे में बहुत बातें बताई हैं। मैंने बताया कि कैसे हम साथ बड़े हुए और कैसे हम साथ साथ खेलते थे और गलियों में भागते थे। वो मेरी और आपकी शरारतों की कहानियों पर बहुत हंसते हैं। मुझे तुम्हें भी शुक्रिया कहना चाहिए सोहराब, तुमने मेरी जान बचाई है। उसने कुछ नहीं कहा। उसने मेरा हाथ अपने हाथों में नहीं लिया था, उसे मैंने नीचे रख दिया था। तुम्हारे नए कपड़े अच्छे लगे, मैं मुंह में ही बुदबुदाया। ये मेरे बेटे के हैं, अब वो बड़ा हो गया। मैं कहूँगा कि सोहराब अच्छे आ रहे हैं, फरीद ने कहा। उसने बताया कि जब तक हम सोहराब के लिए जगह नहीं तलाश लेते वो उसके साथ रह सकता है। हमारे पास बहुत जगह नहीं है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मैं उसे सड़कों पर तो नहीं छोड़ सकता ना। इसके अलावा मेरे बच्चे उसे पसंद करने लगे हैं। हाँ सोहराब? लेकिन बच्चा बस नीचे देखता रहा। वो नली को अपनी उंगलियों में घुमाता रहा। मैं आपसे पूछना चाहता था, फरीद ने थोड़ा हिचकते हुए कहा। उस घर में क्या हुआ था? आपके और उस तालिब के बीच में क्या हुआ था? मुझे बस इतना ही कहना है कि हम दोनों जिसके लायक थे वो हमें मिला, मैंने कहा। फरीद ने सर हिलाया। उसने बात को आगे नहीं बढ़ाया। मुझे लगा कि पेशावर से अफ़गानिस्तान रवाना होने के बाद से अब तक हम दोस्त हो गए थे। मैं भी कुछ पूछना चाहता था। क्या? मैं पूछना नहीं चाहता था, मुझे इस सवाल के जवाब से डर लग रहा था। रहीम खान, मैंने कहा। वो चले गए। मेरा दिल धड़का। क्या वो? नहीं नहीं, बस चले गए। उसने मुझे एक मुड़ा हुआ पुर्जा और एक चाबी दी। जब मैं उन्हें तलाशते हुए गया तो मकान मालिक ने मुझे ये दिया। उसने बताया कि रहीम खान उसी दिन चले गए थे जिस दिन हम लोग रवाना हुए थे। वो कहाँ गए? फरीद ने कंधे झटके। मकान मालिक को नहीं पता। उसने बताया कि रहीम खान आपके लिए एक खत और चाबी उसे देकर गए हैं। उसने अपनी घड़ी देखी। अब मुझे जाना होगा। चलें सोहराब? क्या तुम उसे यहाँ थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हो? मैंने कहा। उसे बाद में ले जाना। मैं सोहराब की तरफ मुड़ा। क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे साथ यहाँ रुकना चाहोगे? उसने कंधे झटक दिए। वो कुछ नहीं बोला। बेशक, मैं इसे शाम की नमाज के पहले ले जाऊंगा, फरीद ने कहा। मेरे कमरे में 3 और रोगी भी थे। 2 अधेड़ मर्द थे जिनमें से एक के पैरों पर प्लास्टर चढ़ा था, दूसरा दमे का मरीज़ था और ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा था। तीसरा 15-16 का लड़का था जिसके अपेंडिक्स की सर्जरी हुई थी। प्लास्टर वाला अधेड़ आदमी हमें एकटक देखे जा रहा था। उसकी आंखें मुझ पर और मेरे पास तिपाई पर बैठे हज़ारा बच्चे पर फिर रही थी। कमरे में मेरे इन साथियों के परिवारों के लोगों से कमरा भीतर बाहर से भर गया था। चमकदार सलवार कमीज़ पहने औरतें, बच्चे और टोपियां पहने मर्द शोर करते हुए जमा थे।
वो अपने साथ पकौड़े, नान, समोसा और बिरयानी लाए थे। कभी कभी लोग बस यूं ही कमरे में घूमते हुए आ जाते थे। मसलन एक लंबा दाढ़ी वाला आदमी फरीद और सोहराब के आने के ठीक पहले आया था। उसने एक बादामी रंग का कंबल लपेट रखा था। आयशा ने उससे उर्दू में कुछ पूछा। उसने आयशा पर कोई ध्यान नहीं दिया और कमरे का जायज़ा लेता रहा। मुझे लगा कि उसने मुझे ज़रूरत से ज़्यादा देर तक देखा। जब नर्स उससे बोली तो वो बस घूमा और चला गया। कैसे हो? मैंने सोहराब से पूछा। उसने कंधे झटके और अपने हाथों की ओर देखा। क्या तुम्हें भूख लगी है? उस औरत ने मुझे एक प्लेट बिरयानी दी है, लेकिन मैं उसे खा नहीं सकता। मैंने कहा, मुझे नहीं पता था कि मैं उससे क्या कहूँ। तुम इसे खाओगे? उसने अपना सर झटका। तुम बात करना चाहते हो? उसने इनकार में अपना सर फिर झटका। हम वहाँ इसी तरह कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे। पीछे 2 तकियों का सहारा लिए मैं बिस्तर पर लेटा रहा। सोहराब मेरे बिस्तर के बगल में एक तिपाई पर बैठा रहा। किसी पल मुझे नींद आ गई और जब मैं जगा तो दिन की रोशनी थोड़ी मध्यम हो गई थी। परछाइयाँ लंबी होने लगी थी और सोहराब अब भी मेरी बगल में बैठा हुआ था। वो अब भी अपने हाथों की तरफ देखे जा रहा था। उस रात फरीद के सोहराब को ले जाने के बाद मैंने रहीम खान का ख़त खोला। जितना मुमकिन था उतना धीरे धीरे मैंने उसे पढ़ा। उसमें लिखा था, आमिर जान, इंशाअल्लाह तुम तक ये ख़त हिफाजत से पहुँचे। मैं दुआ करता हूँ कि मैंने तुम्हें किसी जोखिम में न डाल दिया हो। मैं ये भी दुआ करता हूँ कि अफ़गानिस्तान तुमसे बेदर्दी से पेश न आए। जब से तुम रवाना हुए हो तुम मेरी दुआओं में रहते हो। इतने बरसों से तुम्हारा शक सही था कि मैं वो बात जानता था। मैं जानता हूँ। हसन ने उस हादसे के कुछ समय बाद मुझे उसके बारे में बता दिया था। तुमने जो किया वो गलत था आमिर जान, लेकिन तुम इसे नहीं भूलो कि जब ये हुआ था तब तुम बच्चे थे, एक छोटे से परेशान बच्चे। तुम तब अपने आप को बहुत कम करके आंकते थे और अब भी तुम ऐसे ही हो। मैंने ये बात पेशावर में तुम्हारी आंखों में देखी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस पर गौर करोगे। जिस आदमी के पास ज़मीन नहीं होता, जिसके पास नेकी नहीं होती, उसे पीड़ा भी नहीं होती, उसे दर्द नहीं होता। मुझे उम्मीद है कि अफ़गानिस्तान के सफ़र के साथ ही तुम्हारी परेशानियों का अंत हो जाएगा। आमिर जान, मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं बरसों तक तुमसे इतने झूठ बोलते आया। पेशावर में तुम्हारा गुस्सा जायज़ था, तुम्हें जानने का हक़ था। यही हक़ हसन को भी था। मैं जानता हूँ कि इससे किसी का भी कसूर कम नहीं हो जाता, लेकिन उन दिनों जिस काबुल में हम रह रहे थे वो बहुत अजीब दुनिया थी। एक ऐसी दुनिया जिसमें कुछ चीज़ें सच्चाई से ज़्यादा मायने रखती थी। आमिर जान, मैं जानता हूँ कि जब तुम बड़े हो रहे थे तो तुम्हारे अब्बा तुम्हें लेकर बहुत सख्त थे। मैंने तुम्हें वो सब बर्दाश्त करते देखा। मैंने तुम में उनका प्यार पाने की तड़प भी देखी। मेरा दिल तुम्हारे लिए दुखता था, लेकिन तुम्हारे अब्बा 2 हिस्सों में बट गए आमिर जान, तुम्हारे और हसन के बीच। वो तुम दोनों को प्यार करते थे, लेकिन वो हसन को उस तरह प्यार नहीं कर सकते थे जैसा वो चाहते थे। वो उसे खुलेआम एक बाप की तरह प्यार करना चाहते थे, इसलिए वो उसका हर्जाना तुमसे वसूलते थे आमिर। तुम उनका वो आधा हिस्सा थे जिसे हर हक हासिल था, जिसे समाज में कबूल किया गया था। तुम्हारी ओट में वो अपना कसूर छुपा सकते थे। वो तुम में खुद को और अपने अपराध बोध को देखते थे। तुम अब भी गुस्सा हो और मैंने इसे बहुत पहले महसूस कर लिया था, और मैं जानता हूँ कि तुमसे इसे कबूल करने की उम्मीद करना जल्दबाजी होगी। लेकिन शायद तुम किसी दिन देखोगे कि जब तुम्हारे अब्बा तुमसे सख्ती बरतते थे तो वो खुद पर सख्ती करते थे। तुम्हारे अब्बा तुम्हारी तरह एक बेचैन रूह थे। जब मैंने उनके दुख के बारे में जाना तो मुझे कितना गहरा सदमा पहुंचा था, मैं तुम्हें ये बता नहीं सकता। मैं उन्हें प्यार करता था, लेकिन वो मेरे दोस्त थे। लेकिन मैं उन्हें इसलिए भी प्यार करता था कि वो एक बहुत अच्छे इंसान थे, शायद वो अजीम इंसान भी थे। और यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम्हारे अब्बा के पछतावे से भलाई, सचमुच भलाई पैदा हुई। कभी कभी मुझे लगता है कि जो कुछ भी उन्होंने किया वो उन्होंने अपनी निजात पाने के लिए किया। उन्होंने सड़कों पर गरीबों को खाना खिलाया, यतीम खाना बनवाया, ज़रूरतमंद दोस्तों को पैसे दिए। और मेरा मानना है कि सच्ची निजात यही है आमिर जान, कि आपको अपने गुनाह की फ़िक्र भलाई की तरफ ले जाए। मैं जानता हूँ कि आखिरकार खुदा माफ़ करेगा,
वो तुम्हारे अब्बा को माफ़ करेगा, वो मुझे और तुम्हें भी माफ़ करेगा। मुझे उम्मीद है कि तुम भी यही करोगे। अगर तुम कर सको तो अपने अब्बा को माफ़ करना, अगर चाहो तो मुझे भी माफ़ कर देना। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि तुम खुद को माफ़ कर देना। मैं तुम्हारे लिए थोड़ी रकम छोड़कर जा रहा हूँ। असल में अधिकतर जो रकम मेरे पास बची है वो सब मैं तुम्हें देकर जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ लौटने पर तुम्हें खर्च की ज़रूरत पड़ेगी। ये रकम उनके लिए काफ़ी होनी चाहिए। पेशावर में एक बैंक है, फरीद जानता है कि वो कहाँ है। वो रकम सेफ डिपॉजिट बॉक्स में है और इसकी चाबी मैंने तुम्हें दे दी है। मेरे लिए जाने का वक्त आ गया है आमिर जान। मेरी ज़िंदगी बहुत कम बची है और मैं अब अकेला रहना चाहता हूँ। मेहरबानी करके मेरी तलाश मत करना। मेरी यही तुमसे आखिरी गुजारिश है। मैं तुम्हें खुदा के हाथों में छोड़ता हूँ। हमेशा तुम्हारा दोस्त रहीम। मैंने हॉस्पिटल के गाउन की आस्तीन अपने आंखों पर फेरी। खत को मैंने तह किया और अपने गद्दे के नीचे डाल दिया। आमिर वो आधा हिस्सा है जिसे समाज में कबूल किया गया और जिसे हर हक हासिल था, जिसकी ओट में वो अपने अपराध बोध को छुपा सकते थे। शायद इसलिए अमेरिका में बाबा और मेरे बीच रिश्ता अच्छा हो गया था। हम थोड़े से पैसों के लिए कबाड़ बेचने का छोटा काम करते थे। हमारा गंदा घर झोपड़ी का ही अमेरिकी संस्करण था। इसलिए शायद अमेरिका में जब बाबा मुझे देखते थे तो वो थोड़ा हसन को भी देखते थे। तुम्हारे अब्बा तुम्हारी तरह ही बेचैन रूह थे, रहीम खान ने लिखा था। शायद ऐसा ही था। हम दोनों ने ही गुनाह किए थे और धोखे दिए थे, लेकिन बाबा ने अपने पछतावे से निकलकर भलाई करने का रास्ता खोज निकाला था। मैंने क्या किया? मैंने अपने अपराध बोध की कीमत उन्हीं लोगों से वसूल की जिन्हें मैंने धोखा दिया था, और मैंने इन सारी चीज़ों को भूल जाने की कोशिश की। मैंने जो किया था वो अनिद्रा का रोगी होने से अलग था। क्या मैंने कभी कुछ अच्छा किया है? जब नर्स मेरे पास हाथों में सुई लिए हुए आई और पूछा कि क्या मुझे मॉर्फिन के इंजेक्शन की ज़रूरत है, तो मैंने हाँ कहा। यह आयशा नहीं थी, बल्कि एक लाल बालों वाली औरत थी जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। उन्होंने अगली सुबह मेरे सीने से ट्यूब हटा दिया। अरमांद ने स्टाफ को कहा कि वो मुझे सेब का जूस पिला सकते हैं। जब आयशा मेरे बिस्तर के पास छोटी सी मेज़ पर जूस का प्याला रख रही थी तो मैंने उनसे एक आईना मांगा। उसने अपना चश्मा माथे तक ऊपर उठाकर पर्दा खींचा। इससे सुबह की धूप कमरे में भर गई। याद रखो अब, वो कंधों के ऊपर से देखते हुए बोली। बेहतर होने में कुछ दिन लगेंगे। पिछले साल मेरे दामाद का मोपेड से एक्सीडेंट हो गया था। उसका खूबसूरत चेहरा डामर पर रगड़ खा गया था और उस पर बैंगनी रंग का अंडाकार दाग हो गया था। लेकिन अब वो पहले की तरह किसी लॉलीवुड फिल्म के स्टार की तरह ही खूबसूरत लगता है। उसका भरोसा दिलाने के बावजूद आईने में अपना चेहरा देखकर मेरी सांसें रुक गईं। वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरी चमड़ी के भीतर पंप लगाकर उसमें हवा भर दिया हो। मेरी आंखें सूजी हुई थीं और वो नीली पड़ गई थीं। सबसे बुरा तो मेरा मुंह लग रहा था। वो लाल और बैंगनी रंग के बेमेल धब्बों से भरा हुआ था। उसमें ढेर सारी खरोंचे और टाँके लगे हुए थे। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की तो मेरे होठों में दर्द की लहर दौड़ गई। मैं कुछ समय तक मुस्कुरा नहीं सकता था। मेरे पूरे बाएं गाल पर टाँके लगे हुए थे। टाँके ठोड़ी के ठीक नीचे और माथे पर बालों के नीचे भी लगे हुए थे। प्लास्टर किए हुए अधेड़ आदमी ने उर्दू में कुछ कहा। मैंने कंधे और सर को झटका। उसने अपने चेहरे की तरफ दिखाते हुए मुस्कुराया, पोपले मुंह की एक चौड़ी मुस्कान। वेरी गुड, उसने इंग्लिश में कहा। इंशाल्लाह। शुक्रिया, मैं फुसफुसाया। मैंने अभी शीशा रखा ही था कि फरीद और सोहराब भीतर आए। सोहराब ने तिपाई पर अपनी जगह ली और बिस्तर की साइड रेल पर सर टिका दिया। पता है, तुम्हें हम जितनी जल्दी यहाँ से ले जाएं उतना ही बेहतर होगा, फरीद ने कहा। डॉक्टर फारूकी कहते हैं? मेरा मतलब हॉस्पिटल से नहीं, मेरा मतलब पेशावर से है। क्यों? मुझे नहीं लगता आप यहाँ लंबे समय तक महफूज हैं। तालिबान के दोस्त यहाँ हैं, वो आपको खोजना शुरू कर देंगे। मुझे लगता है उन्होंने खोजना शुरू कर दिया है। मैं बुदबुदाया। मुझे अचानक उस दाढ़ी वाले आदमी की याद हो आई जो यूं ही कमरे में आ गया था और मुझे देर तक घूरता रहा था। फरीद झुकाया। जो ही आप चलने लगेंगे मैं आपको इस्लामाबाद ले चलूँगा। वो जगह पूरी तरह महफूज है। पाकिस्तान में कोई जगह महफूज नहीं, लेकिन वो यहाँ से बेहतर है। कम से कम आपको थोड़ा समय मिल जाएगा। फरीद जान, ये तुम्हारे लिए भी महफूज नहीं होगा। शायद तुम्हें मेरे साथ नहीं देखना चाहिए।
तुम्हारा परिवार है जिसकी देखभाल तुम्हें करनी है। फरीद ने यूँ जताया मानो वो जोखिम की परवाह नहीं करता। मेरे बच्चे छोटे हैं लेकिन समझदार हैं। वो जानते हैं उन्हें अपनी अम्मी और बहनों की देखभाल कैसे करनी है। इसके अलावा मैं नहीं कहता कि मैं ये सब मुफ्त में कर रहा हूँ। अगर तुम कहो भी तो मैं तुम्हें ऐसा नहीं जाने दूंगा। मैं ये भूल गया था कि मैं मुस्कुरा नहीं सकता था और मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। इससे मेरे गालों पर खून की हल्की सी लकीर बह गई। क्या मैं तुमसे एक और मदद के लिए कह सकता हूँ? 1000 बार कह सकते हैं। और अनायास ही मैं रो पड़ा। मैं हिचकियों में बह गया। आंसू मेरे गालों पर बह रहे थे और मेरे होठों के कटे हुए हिस्से में टीस उठ रही थी। क्या बात है? मैंने एक हाथ से अपना चेहरा छुपा लिया और दूसरा ऊपर उठाए रखा। मैं जानता था कि सारा कमरा मुझे देख रहा था। थकान और खालीपन महसूस करने के बाद मैंने कहा, मुझे माफ़ करना। सोहराब मुझे बहुत सिकोड़ कर देख रहा था। जब मैं फिर से बात करने लायक हुआ तो मैंने फरीद को बताया कि मुझे क्या ज़रूरत थी। रहीम खान ने बताया था कि वो लोग यहाँ पेशावर में रहते हैं। शायद आपको उनके नाम लिख लेने चाहिए। वो मुझे सावधानी से देख रहा था, मानो जानना चाह रहा हो कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ। मैंने एक पेपर टॉवल के टुकड़े पर उनका नाम लिख दिया, जॉन और बेट्टी कॉल्डवेल। फरीद ने पूजा मोड़ कर जेब में रख लिया। मैं जितनी जल्दी हो सकेगा उनकी तलाश करूँगा, उसने कहा। वो सोहराब की तरफ मुड़ा। तुमको लेने शाम को आऊँगा। आमिर आगा को बहुत उबा मत देना। लेकिन सोहराब खिड़की के पास चला गया था, जहाँ आधा दर्जन कबूतर पत्थर पर आगे पीछे डोलते हुए लकड़ी और पुरानी रोटियों के टुकड़े चुग रहे थे। मेरे बिस्तर के पास रखी मेज़ के बीच वाली दराज में मुझे एक पुरानी नेशनल ज्योग्राफिक पत्रिका मिली थी। इसके साथ ही उसमें एक चबाई हुई पेंसिल, टूटे हुए दांतों वाली कंघी और ताश के पत्तों का एक पैक मिला था। उसे निकालने की कोशिश करते हुए मेरे चेहरे पर पसीना बह चला। मैंने पत्तों को पहले ही गिन रखा था। हैरानी की बात थी कि वो पूरे थे। मैंने सोहराब से पूछा कि क्या वो पत्ते खेलना चाहेगा। उससे जवाब की उम्मीद नहीं करते हुए मैं अकेला खेलने लगा। हमारे काबुल से भागने के समय से ही वो चुप था, लेकिन वो खिड़की से मुड़ा बोला, मुझे केवल पंचपार खेलना आता है। मुझे तुम्हारे लिए पहले से ही अफसोस लग रहा है, क्योंकि मैं पंचपार का बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ, दुनिया भर में मशहूर। वो बिस्तर के पास तिपाई पर बैठ गया। मैंने उसके 5 पत्तों को बाहर कर दिया। जब तुम्हारे अब्बा और मैं तुम्हारी उम्र के थे तो हम ये खेल खेलते थे, खासकर सर्दियों में जब बर्फ़ पड़ने लगती थी और हम बाहर नहीं जा सकते थे। हम सूरज डूबने तक ये खेल खेलते थे। उसने मेरा एक पत्ता बाहर किया और गड्डी में से एक उठा लिया। मैंने नज़र चुरा कर उसे देखा। वो अपने पत्तों पर सोच विचार कर रहा था। कई मायनों में वो अपने अब्बा जैसा था। जिस तरह से वो दोनों हाथों से अपने पत्ते फैला कर रखता, उन्हें पढ़ते हुए जिस तरह वो कंखियों से देखता और जिस तरह वो मुश्किल से ही कभी किसी के आंखों में देखता। वो चुपचाप खेलता रहा। मैं पहला खेल जीत गया था। मैंने अगली बार सोहराब को जीत जाने दिया और उसके बाद अगले 5 खेलों में सोहराब ने सचमुच मुझे हराया। तुम अपने अब्बा की तरह अच्छा खेलते हो, शायद उनसे भी अच्छे, मैंने आखिरी बार हारने के बाद कहा। मैं कभी कभी उन्हें हरा देता था, लेकिन मुझे लगता है वो मुझे जीत जाने देते थे। मैं आगे बोलने से पहले रुका। तुम्हारे अब्बा को और मुझे एक ही औरत ने पाला पोसा था। मैं जानता हूँ। क्या उन्होंने तुम्हें हमारे बारे में क्या क्या बताया है? कि आप उनकी ज़िंदगी के सबसे अच्छे दोस्त थे। मैंने ईंट के जोकर को अपनी उंगलियों में घुमाया, उसे आगे पीछे हिलाया। मुझे डर है कि मैं इतना अच्छा दोस्त नहीं था, लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त होना चाहूँगा। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हो सकता हूँ। क्या ये ठीक रहेगा? क्या तुम्हें ये अच्छा लगेगा? मैंने डरते डरते उसकी बाह पर अपना हाथ रखा, लेकिन उसने अपना हाथ हटा लिया। उसने अपने पत्ते गिरा दिए और तिपाही को पीछे खींच लिया। वो खिड़की के पास लौट गया। पेशावर में सूरज डूब रहा था और आसमान लाल और बैंगनी रंग की लकीरों से भरा हुआ था। नीचे सड़क से लगातार गाड़ियों के हॉर्नों की आवाज़ें आ रही थीं। एक गधा रैक रहा था और पुलिस वाला सीटी बजा रहा था। सोहराब तेज़ लाल रोशनी में खड़ा था। उसने शीशे पर अपनी माथा रखा हुआ था और अपनी मुट्ठियाँ बगलों में दबा रखी थीं। उस रात आयशा ने एक मर्द सहायक के साथ मिलकर मुझे पहले कदम चलाने की कोशिश की।
मैंने बस कमरे का एक चक्कर लगाया। मैंने एक हाथ से सैलाइन टांगने के पहियों वाला स्टैंड को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से सहायक का हाथ जकड़ रखा था। मुझे बिस्तर पर लौटने में 10 मिनट लगे और तब से मेरे पेट का जख्म टीसने लगा। मैं पसीने में डूब गया। बिस्तर पर पड़ा तो मैं हाँफते हुए अपने कानों में दिल की धमक सुन रहा था। मैं सोच रहा था कि मुझे अपनी बीवी की कमी कितनी महसूस हो रही है। अगले दिन अधिकतर समय सोहराब और मैंने पंचपाल खेलकर गुजारा। इस बार भी हम चुप थे और उसका अगला दिन भी ऐसा ही गुजरा। हम मुश्किल से ही कभी एक दूसरे से बोलते थे। बस हम पंचपाल खेलते थे। मैं बिस्तर में पड़ा रहता और वो तिपाई पर बैठा रहता। हमारा रोज़ का ये दस्तूर तब टूटता जब मैं कमरे का चक्कर लगाता या नीचे के हॉल में बाथरूम जाता। बाद में उस रात मैंने एक सपना देखा। मैंने देखा कि आसिफ हॉस्पिटल के मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ा है। उसकी पीतल की गोली अभी उसकी आंख की खोखल में है। हम एक ही हालत में हैं, तुम और मैं, वो कह रहा था। तुम्हारा लालन पालन उन्होंने किया, लेकिन तुम मेरे जुड़वा हो। अगले दिन सुबह मैंने डॉक्टर अरमांद को बताया कि मैं जा रहा हूँ। अभी हॉस्पिटल छोड़ना जल्दबाजी होगी, उन्होंने विरोध किया। उस दिन उन्होंने सर्जरी के समय पहने जाने वाले कपड़े और दूसरी चीज़ें नहीं पहनी थी। इसके बजाय उन्होंने गहरी नीली शर्ट और पीली टाई पहन रखी थी। बालों में जेल लगी हुई थी। आप अभी भी इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स पर हैं और नहीं, मुझे जाना पड़ेगा। आपने मेरे लिए जो भी किया है उसके लिए मैं आपकी कदर करता हूँ, आप सबका, सचमुच। लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। आप कहाँ जाएंगे? ये मैं नहीं बता सकूँगा। आप मुश्किल से तो चल पा रहे हैं। मैं इस हॉल के दूसरे सिरे तक चलकर वापस आ सकता हूँ। मैं अच्छा रहूँगा। मेरा इरादा ये था कि हॉस्पिटल छोड़ दूँगा। सेफ डिपॉजिट बॉक्स से पैसे लेकर इलाज का बिल चुका दूँगा। फिर मैं यतीम खाना जाऊँगा और सोहराब को जॉन और बेट्टी कॉल्डवेल के पास छोड़ दूँगा। इसके बाद मैं इस्लामाबाद चला जाऊँगा और सफ़र को कुछ दिन के लिए टाल दूँगा। मैं कुछ दिन आराम करूँगा ताकि थोड़ा और ठीक हो सकूँ। इसके बाद घर चला जाऊँगा। जो भी हो, मेरा इरादा ये था। उस सुबह फरीद और सोहराब के आने तक ये बना रहा। आपके ये दोस्त जॉन और बेट्टी कॉल्डवेल तो पेशावर में नहीं होते, फरीद ने कहा। मुझे अपने पिरहन तुम्बन को पहनने में 10 मिनट लगे। जब मैंने अपनी बाँह उठाई तो मेरा सीना वहाँ दर्द करने लगा जहाँ डॉक्टर ने काट कर चेस्ट ट्यूब लगाई थी, और मैं जब भी झुकता मेरा पेट टीसने लगता। मैं ब्राउन पेपर बैग में अपना थोड़ा सा सामान पैक करते हुए बेचैनी से सांस खींच रहा था, लेकिन मैं किसी तरह तैयार हो गया था। और जब फरीद इस खबर के साथ आया तो मैं बिस्तर के सिरे पर बैठा हुआ था। सोहराब बिस्तर पर मेरी बगल में बैठ गया। कहाँ चले गए वो? आप नहीं समझे, फरीद ने अपना सर झटका। क्योंकि रहीम खान ने कहा था। मैं अमेरिकी कॉन्सुलेट गया था। पेशावर में कभी कोई जॉन और बेट्टी कॉल्डवेल थे ही नहीं। कॉन्सुलेट के लोगों के मुताबिक उनका कभी कोई वजूद ही नहीं रहा, कम से कम यहाँ पेशावर में तो नहीं। मेरी बगल में सोहराब पुराने नेशनल ज्योग्राफिक के पन्ने पलट रहा था। हमने बैंक से पैसे हासिल किए। बगलों से पसीना बहाते तोंद वाला बैंक मैनेजर मेरी तरफ मुस्कुराता रहा और ये बताता रहा कि बैंक में किसी ने पैसे नहीं छुए। बिल्कुल किसी ने नहीं छुए। उसने गंभीरता से अपनी तर्जनी उंगली डुलाई जिस तरह अरमांद करते थे। इतनी सारी रकम एक पेपर बैग में लेकर पेशावर में घूमना थोड़ा डराने वाला तजुर्बा था। इसके अलावा मैं खुद को घूरने वाले हर दाढ़ी वाले आदमी को आसिफ के द्वारा भेजा गया तालिब हत्यारा समझ रहा था। 2 चीज़ें मेरे इस डर की वजह थी। पेशावर में दाढ़ी वाले आदमी बहुत हैं और हर आदमी आपको घूरता है। हम उसका क्या करें? फरीद ने पूछा। वो मुझे हॉस्पिटल के अकाउंटिंग ऑफिस से बाहर वापस कार में ला रहा था। सोहराब लैंड क्रूज़र की पिछली सीट पर बैठा था और शीशे गिराए हुए खिड़की से आती जाती गाड़ियों को देख रहा था। उसने अपनी ठोड़ी अपनी हथेलियों पर टिका रखी थी। वो पेशावर में नहीं रह सकता, मैंने हाफते हुए कहा। ना मेरा आगा, वो नहीं रह सकता। उसने मेरे शब्दों में छुपे सवाल को पढ़ लिया था। अब मुझे दुख है, मैं चाहता हूँ कि मैं। ठीक है फरीद, मैं उदासी से मुस्कुराया, एक थकी हुई मुस्कान। तुम्हारे पास खिलाने के बहुत लोग हैं। एक कुत्ता गाड़ी के करीब अपने पिछले पंजों पर खड़ा हो गया और दरवाजे पर अगले पंजों से खरोच रहा था। उसकी पूंछ डोल रही थी। सोहराब कुत्ते को प्यार कर रहा था। मुझे लगता है कि अभी इसे इस्लामाबाद जाना है, मैंने कहा।
मैं इस्लामाबाद के पूरे 4 घंटों के सफ़र में सोता रहा। मैंने ढेर सारे सपने देखे और इनमें से अधिकतर मुझे बिंबों के घालमेल के रूप में याद है। मेरे दिमाग में तस्वीरों के रूप में यादों के टुकड़े एक के बाद एक इस तरह दिखे मानो किसी रोलोडेक्स पर लगे हुए पत्ते हों। उन सपनों में बाबा मेरे 13वें जन्मदिन की दावत में भेड़ का गोश्त मसाले में मिलाकर रख रहे थे। सुरैया और मैं पहली बार प्यार कर रहे थे। पूरब में सूरज उग रहा था और हमारे कानों में अभी भी शादी का गीत बज रहा था। सुरैया के मेहंदी रचे हाथ मेरे हाथों में लिपटे थे। वो दिन जब बाबा हसन को और मुझे जलालाबाद में स्ट्रॉबेरी के खेतों में ले गए थे। खेत के मालिक ने हमसे कहा कि अगर हम कम से कम 4 किलो स्ट्रॉबेरी खरीद लें तो फिर उसके यहाँ से जितना चाहें स्ट्रॉबेरीज खा सकते हैं। कैसे खाते खाते हमारे पेट दुखने लगे थे। हसन की पैंट के पीछे हिस्से से टपकता खून कितना गहरा, करीब करीब काला दिख रहा था। खून एक ताकतवर चीज़ है बच्चे। खाला जमीला सुरैया के घुटनों को थपथपा रही हैं और कह रही हैं, खुदा बेहतर जानता है, शायद उसका इरादा कुछ और हो। मैं अपने अब्बा के घर की छत पर सोया हूँ। बाबा कह रहे हैं कि केवल चोरी ही ऐसा गुनाह है जो मायने रखता है। जब तुम किसी से झूठ बोलते हो तो तुम उसके सच जानने के हक को चुराते हो। रहीम खान फ़ोन पर बात करते हुए कह रहे हैं कि फिर से भला बन जाने का एक उपाय है, एक रास्ता फिर से है भला बन जाने का। अगर पेशावर पुराने काबुल की याद दिलाता था तो इस्लामाबाद ये बताता था कि भविष्य में किसी दिन काबुल कैसा हो सकता है। यहाँ की सड़कें पेशावर के मुकाबले चौड़ी और साफ़ सुथरी थीं। उनके दोनों तरफ अड़हुल और गुलमोहर के पेड़ों की कतारें थीं। यहाँ बाज़ार अधिक संगठित थे और रिक्शों और पैदल चलने वालों से भरे हुए नहीं थे। इमारतों की बनावट अधिक खूबसूरत भी थी और आधुनिक भी। पार्कों में मैंने पेड़ों के साए में खिले हुए गुलाब और मोगरे देखे। फ़रीद ने मलकल्ला हिल्स के नीचे एक छोटी सी गली में एक छोटा होटल खोजा। वहाँ जाते हुए हम मशहूर शाह फैज़ल मस्जिद के पास से गुजरे। कंक्रीट की बड़ी बड़ी शहतीरों और आसमान छूती मीनारों वाली इस मस्जिद को दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद होने की शोहरत हासिल है। सोहराब मस्जिद को देखता रह गया। वो खिड़की पर झुके हुए तब तक देखता रहा जब तक फ़रीद नुक्कड़ पर मुड़ नहीं गया। यहाँ का होटल काबुल के उस होटल से कहीं बेहतर था जहाँ फ़रीद और मैं ठहरे थे। चादरें साफ़ थीं, गलीचों को वैक्यूम क्लीनर से साफ़ किया गया था। बाथरूम में कोई धब्बा तक नहीं था। वहाँ शैम्पू, साबुन, दाढ़ी बनाने के लिए रेज़र रखा हुआ था। एक बाथ टब भी था और तौलियों से नींबू जैसी खुशबू आ रही थी। दीवारों पर खून के धब्बे नहीं थे। एक और बात थी, 2 सिंगल बिस्तरों के पार छोटी सी मेज़ पर एक टीवी रखा हुआ था। देखो, मैंने सोहराब से कहा। वहाँ रिमोट नहीं था। मैंने टीवी को चालू किया और चैनल बदले। मैंने बच्चों के लिए आ रहा एक शो चलाया जिसमें 2 रोएदार कठपुतलियाँ भेड़ें उर्दू में गा रही थीं। सोहराब एक बिस्तर पर अपने सीने से घुटने सटाकर बैठ गया। आगे पीछे डोलते हुए वो टीवी देख रहा था और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी हरी आंखों में टीवी की तस्वीरें दिख रही थीं। मुझे हसन से किया अपना वादा याद आया। मैंने उससे कहा था कि जब हम दोनों बड़े हो जाएंगे तो मैं उसके परिवार के लिए एक रंगीन टीवी खरीद दूंगा। मैं अब जाऊंगा आमिर आगा, फ़रीद ने कहा। रात भर रुक जाओ, लंबा सफ़र है, कल चले जाना। तशक्कुर, लेकिन मैं आज रात लौटना चाहता हूँ। मुझे अपने बच्चों की याद आ रही है। कमरे से बाहर जाते हुए वो दरवाजे पर रुका। अलविदा सोहराब जान, उसने कहा। वो जवाब के लिए रुका, लेकिन सोहराब ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो बस आगे पीछे डोलता रहा। उसका चेहरा टीवी के पर्दे पर चमकती तस्वीरों की रोशनी में चमक रहा था। बाहर आकर मैंने उसे एक लिफाफा दिया। जब उसने उसे फाड़ा तो उसका मुंह खुला रह गया। मैं नहीं जानता कि तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ कहा है। इसमें कितने रुपए हैं? फ़रीद ने थोड़ा हैरानी से कहा। $2000 से थोड़ा ज़्यादा। 2000? उसने कहना चाहा। उसका निचला होठ थोड़ा कांपा। बाद में गाड़ी पर दूर जाते हुए उसने 2 बार हॉर्न बजाते हुए हाथ लहराया। मैंने भी हाथ लहराते हुए उसे जवाब दिया। इसके बाद मैंने उसे फिर नहीं देखा। मैं होटल के कमरे में लौटा तो सोहराब को बिस्तर पर लेटे हुए पाया। वो अंग्रेज़ी के सी अक्षर की तरह मुड़ा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन मैं बता नहीं सकता कि वो सोया हुआ था या नहीं। उसने टीवी बंद कर दिया था। मैं बिस्तर पर बैठा और दर्द से अपना मुंह बनाया। मैंने अपनी भौं से पसीना पूछा।
मैं जानना चाहता था कि बिस्तर पर उठते बैठते लेटते आखिर कब तक दर्द होता रहेगा। मैं जानना चाहता था कि मैं कब ठोस खाना खाने लायक हो सकूंगा। मैं जानना चाहता था कि बिस्तर पर पड़े उस छोटे से आहत बच्चे का मैं क्या करूं। हालांकि मेरे भीतर का एक हिस्सा जानता था कि मुझे क्या करना है। मेज पर कांच की सुराही रखी थी। मैंने गिलास पानी डाला और अरमांद के दर्द की दी हुई गोलियां ली। पानी गर्म और कड़वा था। मैंने पर्दे खींच लिए और बिस्तर पर खुद को ढीला छोड़ते हुए लेट गया। मुझे लगा कि मेरा सीना फटकर खुल जाएगा। जब दर्द थोड़ा कम हुआ और मैं फिर से सांस लेने लायक हुआ तो मैंने कंबल को अपने सीने पर खींच लिया। मैं अरमांद की दवाओं के असर का इंतज़ार करने लगा। जब मैं जगा तो कमरे में अंधेरा था। पर्दों के बीच से झांकते आसमान के टुकड़े में जामुनी रंग धुंधल का रात में बदल रहा था। चादर गीली हो चुकी थी। मेरा सर धमाधम बज रहा था। मैंने फिर से सपने देखे थे, लेकिन मुझे याद नहीं थे कि सपनों में मैंने क्या देखा था। मेरा सीना तब बुरी तरह धड़का जब मैंने सोहराब के बिस्तर को देखा। वो खाली था। मैंने उसका नाम पुकारा। मेरी आवाज़ ने मुझे हैरान कर दिया। ये तोड़ देने वाला अनुभव था। अपने घर से हज़ारों मील दूर टूटी हुई देह लिए हुए होटल के एक अंधेरे कमरे में बैठकर मैं एक ऐसे लड़के को पुकार रहा था जिससे मैं अभी कुछ दिन पहले ही मिला था। मैंने फिर से उसे पुकारा, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैं किसी तरह बिस्तर से निकला। मैंने बाथरूम में जाकर देखा और कमरे के बाहर पतले गलियारे में झांक आया। वो जा चुका था। मैंने कमरे के दरवाजे में ताला लगाया। सहारे के लिए एक हाथ से रास्ते के किनारे लगी रेल को पकड़ते हुए लड़खड़ाते हुए लॉबी तक गया, जहाँ मैनेजर का दफ्तर था। लॉबी के कोने में एक नकली धूल भरा ताड़ का पेड़ लगा हुआ था। वहीं दीवार पर एक उड़ती हुई फ्लेमिंगो की बड़ी सी तस्वीर टंगी थी। फॉर्माइका लगे चेकिंग काउंटर के दूसरी तरफ मैंने मैनेजर को अखबार पढ़ते हुए पाया। मैंने उसे सोहराब के बारे में बताया। पूछा कि क्या उसने उसे देखा है। उसने अखबार रख दिया और अपना चश्मा उतारा। उसके बाल तेल में चुपड़े हुए थे और उसकी चौकोर मूंछों में कहीं कहीं सफ़ेद बाल थे। मोटे तौर पर उसने किसी उष्णकटिबंधीय फल जैसी महक आ रही थी। उस फल को मैं पहचान नहीं सका। बच्चे वो आसपास घूमना पसंद करते हैं। मेरे 3 बच्चे हैं। सारा दिन वो घूमते रहते हैं और अपनी माँ को परेशान करते रहते हैं। उसने अपने मुंह पर अखबार झलते हुए कहा। वो मेरे जबड़े को घूर रहा था। मुझे नहीं लगता कि वो आसपास घूमने गया है और हम यहाँ के नहीं हैं। मुझे डर है कि वो कहीं खो ना जाए। वो खो सकता है। उसने अपना सर डुलाते हुए कहा। तब आपको बच्चे पर नज़र रखनी चाहिए थी जनाब। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे नींद आ गई थी और जब मैं जगा तो वो जा चुका था। बच्चों की देखभाल करनी ही पड़ती है, आप जानते हैं। हाँ। मेरी नब्ज़ तेज़ हो रही थी। वो मेरी परेशानी से इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। उसने अखबार दूसरे हाथ में लिया और फिर पंखा झलने लगा। अब उन्हें साइकिल चाहिए। किन्हें? मेरे बच्चों को। वो कह रहे हैं, डैडी डैडी प्लीज़ हमें साइकिल खरीद दीजिए, हम आपको परेशान नहीं करेंगे, प्लीज़ डैडी। वो अपनी नाक से हल्का हंसा। साइकिलें? मैं आपको कसम खाकर बताता हूँ, उनकी अम्मी मुझे मार डालेंगी। मैंने सोहराब की कल्पना की। वो किसी गड्ढे में गिरा हुआ है या हाथ मुंह बंधा हुआ वो किसी कार के ट्रंक में छटपटा रहा है। मैं उसके खून के दाग अपने हाथों पर नहीं चाहता, ना ही उसके अपने हाथों पर। प्लीज़, मैंने कहा। मैंने कंखियों से देखा। उसकी आधी आस्तीन की सूती नीली शर्ट के कॉलर पर मैंने उसके नाम का टैग पढ़ा। मिस्टर फयाज, क्या आपने उसे देखा है? बच्चा? मैं कट गया। हाँ बच्चा, वो बच्चा जो मेरे साथ आया था। खुदा के लिए आपने उसे देखा है या नहीं? पंखा रुक गया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। मेरे साथ होशियारी नहीं मेरे दोस्त, मैंने उसे नहीं खोया है। उसकी बात सही थी। मेरा चेहरा लाल हो गया। आप सही हैं, मैं गलत हूँ, मेरा कसूर है। अब आपने उसे देखा है? माफ़ कीजिए। उसने फिर से चश्मा लगा लिया। उसने अपना अखबार खड़खड़ाते हुए खोला। मैंने ऐसे किसी बच्चे को नहीं देखा। मैं कोने में 1 मिनट को खड़ा अपनी चीख को रोकने की कोशिश करता रहा। जब मैं लॉबी से निकल रहा था, कुछ अंदाज़ा है कि वो कहाँ घूमने जा सकता है? नहीं। मैं उत्कहाट और महसूस कर रहा था, ऊबा और डरा हुआ था। क्या उसकी किसी चीज़ में दिलचस्पी है? मैंने देखा कि उसने अखबार मोड़ दिया है।
मिसाल के लिए मेरे बच्चे अमेरिकी एक्शन फिल्मों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मस्जिद, बड़ी मस्जिद। मुझे याद आया कि किस तरह जब हम उसके पास से गुजर रहे थे तो मस्जिद को देखकर सोहराब की उदासी दूर हो गई थी। कैसे वो खिड़की पर झुककर उसे देखता रहा था। शाह फैसल, हाँ, क्या आप मुझे वहाँ ले चल सकते हैं? आपको पता है ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। नहीं, लेकिन अकेले उसके सहन में ही 40,000 लोग आ सकते हैं। क्या आप मुझे वहाँ लेकर जा सकते हैं? वो यहाँ से बस 1 किलोमीटर भर है। मैंने उसे देखा, वो अपने काउंटर से हट चुका था। मैं आपको इसकी कीमत अदा कर दूंगा। उसने आह भरी और अपना सर झटक दिया। यहीं रुकिए। वो पीछे के कमरे में गायब हो गया। जब वो लौटा तो उसने एक दूसरा चश्मा पहन रखा था और उसके हाथ में चाबियों का गुच्छा था। साड़ी पहने हुए एक छोटी गोल मटोल औरत उसके पीछे आई और वो काउंटर के पीछे सीट पर बैठ गई। मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा, उसने मुझे आगे धकेलते हुए कहा। मैं आपको ले चलूँगा क्योंकि मैं आपकी ही तरह एक बाप हूँ। मुझे लगा कि रात घिरने तक हमें शहर का चक्कर लगाना पड़ेगा। मैंने कल्पना की कि मैंने पुलिस को फ़ोन किया है और फयाज की उल्हाने से भरी नज़र के बीच उन्हें सोहराब का हुलिया बता रहा हूँ। मैंने अफसर की उकताई हुई और बेगरज आवाज़ की कल्पना की। वो ज़रूरी सवाल पूछ रहा था। उसके आधिकारिक सवालों के नीचे एक गैर आधिकारिक सवाल भी था। एक और अफ़गानी बच्चे की मौत की कौन परवाह करता है? लेकिन वो हमें मस्जिद से करीब 1,000 गज दूर मिल गया। वो आधी भरी पार्किंग में घास पर बैठा हुआ था। फयाज ने घास के पास गाड़ी रोकी और मुझे उतार दी। मुझे लौटना होगा, उसने कहा। ठीक है, हम पैदल लौट आएंगे। शुक्रिया मिस्टर फयाज, सचमुच बहुत शुक्रिया। जब मैं बाहर निकल आया तो वो सामने की सीट पर झुका। क्या मैं आपको कुछ कह सकता हूँ? हाँ हाँ, ज़रूर। धुंधले अंधेरे में उसके चेहरे पर फीकी रोशनी को प्रतिबिंबित करते हुए केवल उसके चेहरे के शीशे दिख रहे थे। तुम अफगानियों के साथ मुश्किल ये है कि खैर, तुम लोग थोड़े लापरवाह होते हो। मैं थक गया था और मुझे दर्द हो रहा था। मेरे जबड़े टीस रहे थे और मेरे सीने और पेट के वो नामुराद जख्म मेरी चमड़ी के भीतर कंटीले तारों की तरह चुभ रहे थे। लेकिन जो भी हो, मैं हंस पड़ा था। क्या क्या मैंने फयाज बोल रहा था, लेकिन मैं तब तक ठाके लगा रहा था। मेरे मुंह में तार लगा था, लेकिन मैं भरपूर ठाका लगा रहा था। पागल लोग, उसने कहा। मुड़ते हुए उसके टायर चीखे। मध्यम रोशनी में उसके पीछे की लाल बत्तियां टिमटिमा रही थी। तुमने मुझे अच्छा डरा दिया, मैंने कहा और मैं उसके पास बैठ गया। झुकते हुए मुझे दर्द महसूस हुआ। वो मस्जिद को देख रहा था। शाह फैज़ल मस्जिद एक बहुत बड़े शामियाने की तरह थी। कारें आ और जा रही थी। सफ़ेद कपड़े पहने नमाज़ पढ़ने के लिए आए हुए लोगों की भीड़ आ जा रही थी। हम चुपचाप बैठे रहे। मैं एक पेड़ से टिक कर बैठा था। सोहराब मेरी बगल में सीने से घुटनों को लगाए बैठा था। वो अजान सुन रहा था। वो दिन ढलने पर इमारतों से निकलती सैकड़ों रोशनियों को देख रहा था। अंधेरे में मस्जिद हीरे की तरह चमक रही थी। इससे आसमान रोशन हो रहा था और सोहराब का चेहरा भी। क्या आप कभी मज़ार शरीफ गए हैं? सोहराब ने कहा। उसकी ठोड़ी घुटनों पर टिका रखी थी। हाँ, बहुत पहले। मुझे तो बहुत याद भी नहीं है अब। जब मैं छोटा था तो अब्बा मुझे वहाँ ले गए थे। अम्मी और सासा भी साथ गई थी। अब्बा ने बाज़ार से मेरे लिए बंदर ख़रीदा था। असली वाला नहीं, लेकिन इतना असली लगता था कि आप डर जाएं। वो बादामी रंग का था और उसके गले में टाई बंधी थी। मैं जब छोटा था तो शायद वैसा ही बंदर एक मेरे पास भी था। अब्बा मुझे नीली मस्जिद में ले गए थे, सोहराब ने कहा। मुझे याद है कि मस्जिद में इतने सारे कबूतर थे और वे लोगों से डर नहीं रहे थे। वो हमारे ठीक ऊपर उड़ रहे थे। सासा ने मुझे नान का एक छोटा टुकड़ा दिया और मैंने कबूतरों को उसे खिलाया। जल्दी ही कबूतर मेरे चारों तरफ गुटरगू कर रहे थे। कितना मज़ा आया था। तुम्हें ज़रूर अपने अम्मी अब्बा बहुत याद आते होंगे। मुझे जानने का मन हुआ कि क्या उसने तालिबानों द्वारा अपने अम्मी अब्बा को सड़कों पर घसीटे जाते हुए देखा था। मैंने चाहा कि उसने ना देखा हो। क्या आपको अपने अम्मी अब्बा याद आते हैं? घुटनों पर अपने गाल रखे हुए उसने मेरी तरफ देखा।
क्या मुझे अपने अम्मी अब्बा याद आते हैं? अच्छा। मैं अपनी अम्मी से कभी नहीं मिला। मेरे अब्बा अभी कुछ साल पहले गुजर गए और हाँ, वो मुझे बहुत याद आते हैं। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा। क्या आपको याद है कि वो कैसे दिखते थे? मैंने बाबा की मोटी गर्दन, उनकी काली आंखों, उनके बेलगाम बादामी बालों के बारे में सोचा। उनकी गोद में बैठने पर लगता कि मैं पेड़ के दो तनों के पर बैठा हुआ हूँ। मुझे याद है कि वो कैसे दिखते थे। मुझे ये भी याद है कि उनकी महक कैसी थी। मैं उनके चेहरे भूलने लगा हूँ। क्या ये बुरा है? नहीं, वक्त के साथ आदमी भूलता ही है सौराब। मुझे कुछ याद आया। मैंने अपने कोट के सामने की जेब में देखा। मुझे हसन और सोहराब का पोलराइड फ़ोटो मिल गया। ये लो, मैंने कहा। वो फ़ोटो को अपने चेहरे के 1 इंच करीब ले आया। उसे मस्जिद से आती रोशनी की तरफ घुमाया। वो फ़ोटो को देर तक देखता रहा। मुझे लगा कि शायद वो रो देगा, लेकिन वो नहीं रोया। वो बस दोनों हाथों से उसे पकड़े रहा और अपना अंगूठा उसकी सतह पर फिराता रहा। मुझे एक बात याद आई जिसे मैंने कहीं पढ़ा था या शायद किसी को कहते हुए सुना था। अफ़गानिस्तान में बच्चे बहुत हैं, लेकिन बचपन कम है। उसने उसे लौटाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। रख लो, ये तुम्हारा है। शुक्रिया। उसने फिर से फ़ोटो को देखा और उसे अपनी बंडी की जेब में संभाल कर रख लिया। क्लिप क्लॉप करते हुए एक तांगा पार्किंग से गुजरा। घोड़े के गले में लटक रही छोटी छोटी घंटियाँ हर टाप के साथ बज रही थीं। इधर मैं मस्जिदों के बारे में बहुत सोचने लगा हूँ, सोहराब ने कहा। तुम सोचते हो? उनके बारे में क्या सोचते हो? उसने कंधे झटके। बस उनके बारे में सोचता हूँ। उसने अपना चेहरा उठाया और सीधा मुझे देखा। अब वो रो रहा था, धीरे धीरे, चुपचाप। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ आमिर आगा? बेशक। क्या खुदा? वो बोला, लेकिन उसका गला रुंध गया। मैंने उस आदमी के साथ जो किया है, क्या उसके लिए खुदा मुझे दोज़ख में डाल देगा? मैं उसकी तरफ बढ़ा तो वो घबरा कर हट गया। मैं वापस बैठ गया। नहीं, बेशक नहीं, मैंने कहा। मैं उसे पास खींचना चाह रहा था। मैं उसको थाम कर बताना चाहता था कि दुनिया ने उसके साथ बड़ी बेदर्दी दिखाई है। उसने दुनिया का कुछ बुरा नहीं किया है। शांत रहने की जद्दोजहद में उसका चेहरा ऐंठ और खिंच गया। अब्बा कहते थे कि बुरे लोगों को भी दुख पहुंचाना गलत है, क्योंकि उन्हें बेहतर रास्ते के बारे में पता नहीं होता, क्योंकि बुरे लोग कभी कभी अच्छे हो जाते हैं। हमेशा नहीं सोहराब। उसने सवालिया निगाह से मेरी तरफ देखा। जिस आदमी ने तुम्हें दुख पहुंचाया, मैं उसे बहुत बरसों से जानता हूँ। मुझे अंदाज़ा है कि उसकी और मेरी बातचीत से तुम्हें इसका पता लग गया होगा। उसने, जब मैं तुम्हारी उम्र का था, उसने मुझे एक बार मारने की कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारे अब्बा ने मुझे बचा लिया था। तुम्हारे अब्बा बहुत बहादुर थे। वो मुझे हमेशा मुश्किलों से बचा लेते थे। वो मेरे लिए लड़ते थे। तो एक दिन बदले में उस बुरे आदमी ने तुम्हारे अब्बा को चोट पहुंचाई। उसने एक बुरे तरीके से उन्हें चोट पहुंचाई और मैं तुम्हारे अब्बा को उससे नहीं बचा सका, जिस तरह वो मुझे बचा लेते थे। लोग मेरे अब्बा को चोट क्यों पहुंचाना चाहते थे? सोहराब ने जोर जोर से सांस लेते हुए धीरे से कहा। वो तो किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते थे। तुम सही हो। तुम्हारे अब्बा एक अच्छे आदमी थे, लेकिन यही बात मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ सोहराब जान। इस दुनिया में बुरे लोग हैं और कभी कभी बुरे लोग बुरे बने रहते हैं। कभी कभी तुम्हें उनके खिलाफ खड़ा होना पड़ता है, उनसे लड़ना होता है। तुमने जो उस आदमी के साथ किया था, वही काम मुझे इतने बरसों में उस आदमी के साथ करना चाहिए था। तुमने उसे जो जवाब दिया वो उसके लायक था, और वो उससे भी ज़्यादा के लायक था। क्या आपको लगता है कि अब्बा मुझसे नाराज़ नहीं होंगे? मैं जानता हूँ वो नहीं होते। तुमने काबुल में मेरी जान बचाई। मैं जानता हूँ कि वो तुम पर इसके लिए नाज करते होंगे। उसने अपनी कमीज़ के आस्तीन से अपना चेहरा पोंछा। इससे उसके होठों पर बना लाल का बुलबुला फूट गया। उसने अपने हाथों में अपना चेहरा छुपा लिया और देर तक रोता रहा। फिर वो बोला, मुझे अब्बा याद आते हैं और अम्मी भी। उसने फटी हुई आवाज़ में कहा, और मुझे सासा और रहीम खान साहब की भी याद आती है। लेकिन कभी कभी मुझे खुशी होती है कि वो नहीं है। वो अब यहाँ नहीं है। क्यों?
मैंने उसकी बाह को छुआ। वो पीछे हट गया क्योंकि वो सुबकियों के बीच हाफते और हिचकियाँ लेते हुए बोला, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो मुझे देखे। मैं इतना गंदा हूँ। उसकी सांसें चढ़ गईं और वो बड़ी देर में शांत हुआ। मैं इतना गंदा हूँ और गुनाहों से भरा हुआ हूँ। तुम गंदे नहीं हो सोहराब। वो लोग, तुम बिल्कुल गंदे नहीं हो। उन्होंने जो किया, वो बुरा आदमी और दूसरे दोनों, उन्होंने जो किया मेरे साथ। तुम गंदे नहीं हो और ना ही तुम गुनाहों से भरे हुए हो जान। मैंने उसकी बाहों को फिर से छुआ और वो फिर पीछे हट गया। मैं फिर धीरे धीरे बढ़ा और उसे अपनी तरफ खींचा। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, वादा करता हूँ। उसने थोड़ा विरोध किया, फिर नरम पड़ गया। मैंने उसे अपने करीब खींच लिया और उसने अपना सर मेरे सीने से लगा लिया। हर सुबकी के साथ उसकी छोटी सी देह हिलती रही। एक ही सीने से दूध पीने वाले लोगों में एक रिश्ता मौजूद होता है। अब जब इस बच्चे का दर्द मेरी कमीज़ को गीला कर रहा था, मैंने देखा कि ये रिश्ता हमारे बीच भी जड़ें जमा चुका है। उस कमरे में आसिफ के साथ जो कुछ हुआ था, उसने हमें अटूट रूप से बांध दिया था। एक सवाल पूछने के लिए मैं सही समय और सही पल का इंतज़ार कर रहा था। ये सवाल मेरे दिमाग में गूंज रहा था और उसने मुझे रात भर जगाए रखा था। मैंने तय किया कि यही वो सही पल है, यही इस जगह पर जहाँ खुदा के घर से आती रोशनी हम पर चमक रही है। क्या तुम मेरे साथ अमेरिका चलकर मेरे और मेरी बीवी के साथ रहना पसंद करोगे? उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो मेरी कमीज़ पर सुबकता रहा और मैंने उसे सुबकने दिया। हफ्ते भर तक हम में से किसी ने भी उस सवाल का जिक्र नहीं किया जो मैंने उससे पूछा था, मानो कोई सवाल पूछा ही नहीं गया हो। इसके बाद एक दिन मैंने और सोहराब ने दामन कोह के लिए टैक्सी की। मलगल्ला हिल्स के बीच में मौजूद दामन कोह में से खूब फैले हुए इस्लामाबाद का एक शानदार नज़ारा दिखता था। यहाँ से इसकी साफ़ सुथरी और पेड़ों की कतारों से सजी सड़कें और सफ़ेद घर दिखते थे। ड्राइवर ने हमें बताया कि हम ऊपर से सदर की हवेली भी देख सकते हैं। अगर बारिश हुई हो और हवा साफ़ हो तो आप पीछे रावलपिंडी तक देख सकते हैं जनाब, उसने कहा। मैंने पीछे देखने वाले शीशे में देखा कि उसकी आंखें मुझ पर और सोहराब पर फिसल नहीं थी। उसमें मैंने अपना चेहरा भी देखा। ये पहले की तरह सूजा हुआ था, लेकिन अब सूखती हुई खरोचों पर पीलापन छाने लगा था। हम पिकनिक मनाने वाली जगह पर एक बेंच पर बैठ गए। वहाँ गोंद के पेड़ों की छाह थी। ये एक गर्म दिन था और साफ नीले आसमान में सूरज सर के ऊपर तप रहा था। नज़दीक की बेंचों पर जमा हुए परिवार समोसे और पकौड़े खा रहे थे। कहीं रेडियो पर हिंदी गीत बज रहा था। मुझे याद आया कि वो शायद एक पुरानी फिल्म पाकीज़ा का गीत था। बच्चे फुटबॉल के पीछे भाग रहे थे। वो खिलखिला रहे और चिल्ला रहे थे। उनमें से अधिकतर सोहराब की उम्र के थे। मुझे काटते से के यतीम खाने की याद हो आई। मुझे जमान के दफ्तर में मेरे पैरों के बीच से भागता चूहा याद आया। गुस्से की एक लहर से मेरा सीना भिज गया। मेरे हम वतन किस तरह अपनी ही ज़मीन को बर्बाद कर रहे हैं। क्या? सोहराब ने पूछा। मैं ज़बरदस्ती मुस्कुराया। मैंने उसे बताया कि कोई अहम बात नहीं थी। हमने होटल से लाया एक तौलिया पिकनिक टेबल पर बिछा दिया और उस पर पंचपार खेलने लगे। मुझे अच्छा लग रहा था। मैं अपने सौतेले भाई के बेटे के साथ वहाँ बैठा ताश खेल रहा था। सूरज की गर्मी मेरी गर्दन को थपथपा रही थी। वो गीत ख़त्म हो चुका था और दूसरा शुरू हो गया था। इसे मैं नहीं पहचानता था। देखिए, सोहराब ने कहा। उसने पत्ते से आसमान की तरफ इशारा किया। मैंने ऊपर देखा। मैंने बेदाग आसमान में एक बाज को गोल गोल घूमते हुए देखा। मैं नहीं जानता था कि इस्लामाबाद में भी बाज होते हैं, मैंने कहा। मैं भी नहीं, उसने कहा। उसकी आंखें चिड़िया की उड़ान पर टिकी हुई थी। आप जहाँ रहते हैं वहाँ भी वो हैं? सैन फ्रांसिस्को? मेरा अंदाज़ा है कि हैं, हालांकि मैं नहीं कह सकता कि मैंने बहुत देखे हैं। ओह, वो बोला। मुझे उम्मीद थी कि वो और कुछ पूछेगा, लेकिन उसने एक दाव चलने के बाद खाने के बारे में पूछा। मैंने कागज़ के थैले खोले और उसे कोफ्ते का सैंडविच दिया। मेरे खाने में अब भी घुटे हुए केले और संतरे थे। हफ्ते भर के लिए मैंने मिसेस फयाज का ब्लेंडर किराए पर ले लिया था। मैंने घोल को पाइप से चूसा और मेरा मुंह मीठे घुले हुए फल से भर गया। उसमें से कुछ बूंदें होठों के किनारों से छू गई।
सोहराब ने मुझे एक रुमाल दिया और मुझे अपने होठों पर रुमाल फिराते हुए देखता रहा। मैं मुस्कुराया तो वो भी मुस्कुराया। तुम्हारे अब्बा और मैं भाई थे, मैंने कहा। ये बस निकल गया। हम जिस रात मस्जिद के पास बैठे थे उसी रात से मैं ये बात उसे बताना चाहता था, लेकिन मैं बता नहीं पाया था। लेकिन उसे जानने का हक था। अब मैं और कुछ भी छुपाना नहीं चाहता था। सौतेले भाई, सचमुच हम दोनों के अब्बा एक ही थे। सोहराब चबाते चबाते रुक गया। उसने सैंडविच नीचे रख दिया। अब्बा ने कभी नहीं बताया कि उनका कोई भाई है, इसलिए कि वो नहीं जानते थे। वो क्यों नहीं जानते थे? किसी ने उन्हें बताया ही नहीं था। मुझे भी किसी ने नहीं बताया था। मुझे तो बस ये अभी पता चला है। सोहराब ने पलके झपकाए, मानो वो मुझे देख रहा हो। पहली बार सचमुच मुझे देख रहा हो। लेकिन लोगों ने अब्बा से और आपसे ये बात क्यों छुपाई? पता है, मैंने यही सवाल एक दिन खुद से किया था और एक जवाब मुझे समझ में आया। लेकिन वो कोई अच्छा जवाब नहीं है। बस ये जान लो कि वो नहीं बताना चाहते थे, क्योंकि तुम्हारे अब्बा और मैं, हमारे भाई होना लोगों की उम्मीदों से परा था, अलग था। क्योंकि वो हज़ारा थे। मैं उसे देखता रहा। यही बात है सोहराब। क्या आपके अब्बा, वो खाने को देखते हुए बोला, क्या आपके अब्बा आपको और मेरे अब्बा को बराबर प्यार करते थे? मुझे गालगा झील के पास वो लंबा दिन याद आ गया जब बाबा ने हसन की पीठ थपथपाई थी। हम झील में पत्थर तैरा रहे थे और हसन का पत्थर मेरे पत्थर से आगे निकल गया था। मुझे याद आया कि जब हॉस्पिटल में हसन के होठों की पट्टियां हटाई जा रही थी तो बाबा कितना चमक रहे थे। मैं सोचता हूँ कि बाबा हम दोनों को एक जैसा ही प्यार करते थे, लेकिन हमें अलग अलग तरह से प्यार करते थे। क्या वो मेरे बाबा से शर्मिंदा होते थे? नहीं, मैं सोचता हूँ वो खुद पर ही शर्मिंदा थे। उसने सैंडविच उठा लिया और चुपचाप उसकी नोक को तरने लगा। हम उस दोपहर को देर से रवाना हुए। हम गर्मी से थक गए थे, लेकिन उस थकान से भी हमें खुशी मिल रही थी। लौटते हुए पूरे रास्ते मैंने महसूस किया कि सोहराब मुझे देख रहा था। मैंने ड्राइवर को एक दुकान पर रुकने को कहा जहां टेलीफोन के कॉलिंग कार्ड बिकते थे। मैंने उसे किराया और टिप के पैसे दिए और एक कार्ड खरीदा। उस रात हम अपने बिस्तरों पर पड़े टीवी पर टॉक शो देख रहे थे। लंबी लंबी हल्की काली दाढ़ियों और सफ़ेद पगड़ियों वाले दो मुल्ला सारी दुनिया से ईमान वालों के सवालों के जवाब दे रहे थे। फिनलैंड से अयूब खान नाम के एक फ़ोन करने वाले ने बताया कि उसका नाबालिग बेटा अपनी ढीली ढाली पैंट इतनी नीची पहनता है कि उसके अंडरवियर का सिरा दिखता है। उसने पूछा, क्या वो जहन्नुम में जाएगा? मैंने एक बार सैन फ्रांसिस्को का फ़ोटो देखा है, सोहराब ने कहा। सचमुच? हाँ, एक रेड ब्रिज और नुकीली छत वाली एक इमारत का फ़ोटो। तुम्हें वहाँ की सड़कें देखनी चाहिए। कैसी हैं वो? अब वो मुझे देख रहा था। टीवी के पर्दे पर दोनों मुल्ला एक दूसरे से मशवरा कर रहे थे। वो इतनी खड़ी ढाल वाली हैं कि गाड़ी चलाने पर गाड़ी का हुड और फिर आसमान ही दिखाई देता है, मैंने कहा। ये तो डरावना लग रहा है, उसने कहा। उसने करवट बदली और मुझे देखने लगा। अब टीवी उसके पीछे था। पहले कुछ समय तक तो डर लगता है, लेकिन फिर आदत हो जाती है। क्या वहाँ बर्फ़ पड़ती है? नहीं, लेकिन वहाँ बहुत कोहरा होता है। जानते हो, जो तुम्हारे लाल पुल देखा था? हाँ, कभी कभी सुबह में कोहरा इतना घना होता है कि उसमें से उस पुल के सिर्फ दो सिरे ही झांकते हुए दिखते हैं। उसकी मुस्कान में हैरानी भरी हुई थी। ओह सौराब, मैंने तुमसे पहले जो पूछा था, क्या तुमने उस पर कुछ सोचा है? उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। वो लेटे लेटे घूम गया। उसने अपने हाथ सर के नीचे दबा लिए। मुल्लाओं ने फैसला किया कि अयूब का बेटा जिस तरह पैंट पहनता था उसके लिए वो जहन्नुम में जाएगा। उन्होंने दावा किया कि यह हदीस है। मैंने इसके बारे में सोचा, सोहराब ने कहा, और मुझे इससे डर लगा। मुझे पता है, इससे थोड़ा डर लगता है। मैंने उम्मीद का सिरा पकड़ने की कोशिश की। लेकिन तुम बहुत जल्दी अंग्रेज़ी सीख लोगे और इसकी तुम्हें आदत हो जाएगी। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। उससे भी मुझे डर लगता है, लेकिन क्या? वो मेरी तरफ मुड़ा। उसने अपने घुटने ऊपर खींचे। अगर आप मुझसे उकता गए तो? अगर आपकी बीवी ने मुझे पसंद नहीं किया तो?
मैं जद्दोजहद करके बिस्तर से उठा और अपने बीच की जगह को पार किया। मैं उसके पास बैठ गया। मैं कभी भी तुमसे नहीं उकताऊँगा सोहराब, कभी भी नहीं। ये मेरा वादा है। तुम मेरे भतीजे हो, याद है तुमको? और सुरैया जान, वो बहुत रहमदिल औरत हैं। मेरा यकीन करो, वो तुम्हें बहुत प्यार करेंगी। ये भी मेरा तुमसे वादा है। मैंने जोखिम उठाया। मैं उसकी ओर बढ़ा और उसका हाथ थाम लिया। उसका हाथ थोड़ा तंग गया, लेकिन उसने मुझे पकड़े रहने दिया। मैं मैं एक और यतीम खाने नहीं जाना चाहता। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा और मैं तुमसे इसका वादा करता हूँ। मैंने उसके हाथ को अपनी हथेलियों से ढक लिया। मेरे साथ घर चलो। उसके आंसुओं से तकिया गीला हो रहा था। लंबे समय तक उसने कुछ नहीं कहा। फिर उसने मेरे हाथ को दबाया और उसने राजी होते हुए सर हिलाया। उसने सिर हिलाया। चौथी कोशिश में फ़ोन लगा। उसके फ़ोन उठाने से पहले 3 बार घंटी बजी थी। हेलो। इस्लामाबाद में शाम के 7:30 बज रहे थे। कैलिफोर्निया में सुबह का करीब करीब यही वक्त हो रहा होगा। इसका मतलब ये है कि सुरैया को उठे 1 घंटा हो गया होगा। वो स्कूल जाने की तैयारी कर रही होगी। मैं हूँ, मैंने कहा। मैं अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था और सोहराब को सोते हुए देख रहा था। आमिर, क्या तुम ठीक हो? कहाँ हो तुम? मैं पाकिस्तान में हूँ। तुमने पहले फ़ोन क्यों नहीं किया? मैं कितनी परेशान हो रही थी। मेरी अम्मी दुआएं कर रही थी और रोज़ नज़र दे रही थी, और आज भी कर रही हैं। सॉरी, मैं तुम्हें फ़ोन नहीं कर पाया। अब मैं ठीक हूँ। मैंने उसे बताया था कि मैं 1 हफ़्ते बाहर रहूँगा, अधिक से अधिक 2 हफ़्ते, लेकिन मुझे आए हुए करीब 1 महीना हो गया था। और खाला जमीला को कहो कि वो भेड़ों को मारना बंद करें। अब ठीक हूँ, इससे क्या मतलब है तुम्हारा? और ये तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ? फ़िक्र मत करो, मैं ठीक हूँ सचमुच। सुरैया, मेरे पास तुम्हें सुनाने को एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जिससे बहुत पहले मुझे तुमको सुना देना चाहिए था। लेकिन पहले मुझे तुम्हें एक चीज़ बताने की ज़रूरत है। क्या चीज़? उसकी आवाज़ धीमी और ज़्यादा सतर्क हो गई। मैं अकेले घर नहीं आ रहा हूँ। मैं अपने साथ एक छोटा बच्चा ला रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम उसे गोद ले लें। क्या? मैंने अपनी घड़ी देखी। इस बेहुदे कॉलिंग कार्ड में अभी 57 मिनट बचे हुए हैं और मेरे पास तुम्हें बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं। मैंने लकड़ी के फर्श पर कुर्सी के पायों के जल्दी से घसीटने की आवाज़ सुनी। हाँ तो बताओ जल्दी। इसके बाद मैंने जो किया वो 15 साल की अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में कभी नहीं किया था। मैंने अपनी बीवी को हर एक बात बता दी, हर बात। मैंने इस पल की इतनी बार कल्पना की थी और इतनी बार इससे डरा था, लेकिन इसे बताते हुए मैं अपने सीने को हल्का होता हुआ महसूस किया। मैंने अंदाज़ा लगाया कि सुरैया को भी उस रात वैसा ही महसूस हुआ होगा जब बाबा मेरे लिए उसका हाथ मांगने गए थे और उसने अपने अतीत के बारे में मुझे बताया था। जब मैंने अपनी कहानी ख़त्म की तो वो रो रही थी। तुम क्या सोचती हो? मैं नहीं जानती कि क्या सोचूं आमिर। तुमने मुझे एक साथ इतना सब कुछ बता दिया है। मैं जानता हूँ। मैंने उसे नाक साफ करते हुए सुना। लेकिन मैं इतना जानती हूँ, तुम्हें उसे घर लेकर आना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ तुम उसे लेकर आओ। तुम यकीन से कह रही हो? मेरी आंखें बंद थी और मैं मुस्कुरा रहा था। हाँ हाँ, यकीन से आमिर। वो तुम्हारा परिवार है, इसलिए वो मेरा भी परिवार है। बेशक, मैं पूरे यकीन से कह रही हूँ। तुम उसे सड़कों पर नहीं छोड़ सकते। वो कैसा दिखता है? वो वो बहुत प्यारा है, बहुत मासूम। मैंने सोहराब को बिस्तर पर सोते हुए देखा। कौन उसे दोष दे सकता है? मैं उसे देखना चाहती हूँ आमिर, मैं सचमुच चाहती हूँ। सुरैया, हाँ दोस्त दानव, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। तुम्हें भी प्यार? उसने कहा। मैं उसकी आवाज़ में उसकी मुस्कुराहट को सुन सकता हूँ। और सावधान रहना। हाँ, मैं रहूँगा। और एक और बात, अपने अम्मी अब्बा को मत बताना कि वो कौन है। अगर उन्हें जानने की ज़रूरत होगी तो ये उन्हें मुझसे पता लगना चाहिए। ओके। हमने फ़ोन रख दिया। इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास का बाहरी लॉन बहुत साफ़ सुथरा था। उसकी घास करीने से कटी हुई थी। उसमें जगह जगह गोल फूलों के घेरे थे। उनके चारों तरफ बारीकी से कटी झाड़ियों की दीवार थी। उसकी इमारत इस्लामाबाद की बाकी इमारतों जैसी ही थी, सपाट और सफ़ेद। वहाँ जाने के लिए हमें अनेक जगहों पर रुकना पड़ा।
मेरे जबड़ों में लगे तारों के मेटल डिटेक्टर से पकड़ लिए जाने के बाद 3 अलग अलग सुरक्षा अफसरों ने मेरी जांच की। जब आखिरकार हम गर्मी से चलकर भीतर दाखिल हुए तो एसी की हवा मेरे चेहरे पर बर्फ़ के फुहारे जैसी लगी। लॉबी में बैठी सचिव पतले भूरे चेहरे वाली 50 की उम्र की औरत थी। जब मैंने उसे अपना नाम बताया तो वो मुस्कुराई। उसने मटमैले रंग की ब्लाउज़ और काले रंग की ढीली पैंट पहन रखी थी। पिछले कुछ हफ्तों से मैंने बुर्का या सलवार कमीज़ के अलावा कोई और पोशाक पहने हुए ये पहली औरत देखी थी। अपने पेंसिल के रबड़ वाले सिरे से डेस्क पर खटखटाते हुए वो मिलने वालों की लिस्ट में मेरा नाम खोजने लगी। उसे मेरा नाम मिल गया तो उसने मुझे बैठ जाने को कहा। क्या आप कुछ लेमनेड लेना पसंद करेंगे? मुझे नहीं चाहिए, शुक्रिया, मैंने कहा। आपके बेटे का क्या हाल है? माफ़ कीजिए, ये खूबसूरत नन्हे जेंटलमैन, उसने सोहराब पर मुस्कुराते हुए कहा। हो, वो अच्छा है, शुक्रिया। सोहराब और मैं रिसेप्शन डेस्क के उस पार एक लंबे अमेरिकी झंडे की बगल में काले चमड़े के एक सोफे पर बैठ गए। सोहराब ने शीशे लगी कॉफ़ी टेबल पर से एक पत्रिका उठाई, उसके पन्ने पलटे। वो असल में फ़ोटो नहीं देख रहा था। क्या? सोहराब ने कहा। मतलब? आप मुस्कुरा रहे हैं? मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था सोहराब। वो थोड़ा घबराते हुए मुस्कुराया। उसने दूसरी मैगज़ीन उठाई और आधे मिनट के भीतर उसके पन्ने पलट डाले। डरो नहीं, मैंने उसकी बाँह छूते हुए कहा। ये लोग दोस्तों की तरह हैं, आराम से रहो। लेकिन मैं अपनी ही सलाह पर नहीं चल सका। मैं अपना पहलू बदलता रहा। मैंने अपने जूतों के फीते खोले और फिर बांध लिए। सचिव ने बर्फ़ के साथ लेमनेड का एक लंबा सा गिलास कॉफ़ी टेबल पर रखा। आप ले सकते हैं। सोहराब लजाते हुए मुस्कुराया। थैंक यू वेरी मच, उसने अंग्रेज़ी में कहा। उसके होठों से ये ऐसे निकला, थैंक यू वेरी मच। उसने मुझे बताया था कि उसे इतनी ही अंग्रेज़ी आती थी और हैव अ नाइस डे, बस। वो हंसी। यू आर मोस्ट वेलकम। अपनी ऊंची हील फर्श पर बजाती हुई वो अपने डेस्क पर लौट गई। हैव अ नाइस डे, सोहराब ने कहा। रेमंड एंड्रयूज़ नाटे कद के आदमी थे। उनके हाथ छोटे छोटे थे, जिसके नाखून सफाई से कटे हुए थे। उनकी उंगली में शादी की अंगूठी थी। उन्होंने औपचारिक तरीके से हाथ मिलाया। मुझे लगा मानो मैं गौरैया के हाथों को दबा रहा हूँ। सोहराब के साथ उनकी डेस्क की दूसरी तरफ बैठते हुए मैंने सोचा, इन हाथों में हमारा नसीब है। एंड्रयूज़ के पीछे अमेरिका के एक नक्शे की बगल में दीवार पर लेस मिजरेबल्स का पोस्टर लगा हुआ था। खिड़की के पत्थर पर धूप में एक गमले में टमाटर का पौधा रखा हुआ था। सिगरेट? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज़ भारी थी और उनकी हल्की कदकाठी से मेल नहीं खाती थी। नहीं शुक्रिया। मैंने इसकी परवाह नहीं की कि एंड्रयूज़ ने सोहराब की को मुश्किल से ही एक नज़र देखा, और ना ही मैंने इसकी परवाह की कि बात करते हुए वो मुझे नहीं देख रहे थे। उन्होंने एक दराज खोली और आधे खाली पैकेट से सिगरेट निकाल कर जला लिया। उन्होंने उसी दराज से एक बोतल लोशन निकाला। उस लोशन को अपने हाथ पर मलते हुए उन्होंने टमाटर के पौधे को देखा। इस बीच सिगरेट उनके मुंह के कोने में लटक रहा था। तब उन्होंने दराज बंद किया, अपनी कोहनियाँ डेस्क पर रखी और सांस छोड़ी। तो धुएं में अपनी आंखें सिकोड़ते हुए वो बोले, अपनी कहानी बताइए। मुझे लगा कि मैं विक्टर ह्यूगो के उपन्यास लेस मिजरेबल्स का नायक जीन वालजीन हूँ, जो जेल के पहरेदार और पुलिस के जवान जेवर्ट के सामने बैठा है। मैंने खुद को याद दिलाया कि मैं अब अमेरिकी ज़मीन पर हूँ और सामने बैठा ये आदमी मेरे पक्ष का है, कि वो मेरे जैसे लोगों की मदद करने के लिए तनख्वाह पाता है। मैं इस बच्चे को गोद लेना चाहता हूँ। मैं उसे अपने साथ अमेरिका ले जाना चाहता हूँ। अपनी कहानी बताइए, उसने दोहराया। वो सफाई से सजाई गई डेस्क पर राख के टुकड़े को अपनी उंगलियों से मसल रहा था। उसने उसे कूड़े के डब्बे में फेंक दिया। सुरैया से बात करने के बाद मैंने जो कहानी बनाई थी मैंने उसे सुना दिया। मैं अपने सौतेले भाई के बेटे को लाने अफ़गानिस्तान गया था। मैंने बच्चे को बहुत बुरी हालत में पाया। वो एक यतीम खाने में बर्बाद हो रहा था। मैंने यतीम खाने के नाजिम को पैसे अदा किए और बच्चे को छुड़ा लिया। इसके बाद मैं उसे पाकिस्तान ले आया। आप बच्चे के सौतेले चाचा हैं? हाँ। उसने अपनी घड़ी देखी। वो झुका और खिड़की पर रखे टमाटर के पौधे की ओर मुड़ा। ऐसा कोई नहीं है जो इस बात की गवाही दे सके? हाँ है, लेकिन मैं नहीं जानता कि वो इस समय कहाँ है। वो मेरी तरफ मुड़ा और सर हिलाया। मैंने उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। मुझे जानने की इच्छा हुई कि क्या उसने कभी अपने उन छोटे हाथों को पोकर में आजमाया था।
मेरा अंदाज़ा है कि जबड़ों में तार लगवाना आजकल का फैशन नहीं होगा, उसने कहा। हम सोहराब और मैं फंस गए थे, ये मुझे तब पता लगा। मैंने उसे बताया कि मुझे पेशावर में लूट लिया गया था। बेशक। आप मुसलमान हैं? हाँ। व्यवहार में इसे मानते हैं? हाँ। सच तो ये था कि मुझे याद नहीं था कि मैंने आखिरी बार कब सजदा किया था। फिर मुझे याद आया, जिस दिन डॉक्टर अमानी ने बाबा को इलाज के बारे में बताया था, मैं जहाँ नमाज के पर घुटनों के बल झुका था और स्कूल में सीखी हुई आयतों के टुकड़े याद भर किए थे। आपकी थोड़ी मदद करेगा, लेकिन बहुत नहीं, उसने कहा। वो अपने बलुआ रंग के बालों में खुजला रहा था। आपका क्या मतलब है? मैंने सोहराब के हाथ की तरफ हाथ बढ़ाया। मैंने उसकी उंगलियों से अपनी उंगलियां मिलाई। सोहराब असमंजस में मुझे और एंड्रयूज़ को देख रहा था। इसका जवाब लंबा है और मुझे यकीन है कि आखिर में मुझे आपको बताना पड़ेगा। आप छोटे वाले जवाब को पहले सुनना चाहेंगे? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। एंड्रयूज़ ने अपनी सिगरेट मसल दी। उसने अपने होठ सिकोड़े। इसे छोड़ दीजिए। माफ़ कीजिए। इस बच्चे को गोद लेने की अपनी अर्जी छोड़ दीजिए। यह आपको मेरी सलाह है। मैंने सुन लिया आपकी बात। अब आप शायद मुझे बताएंगे कि क्यों। इसका मतलब है कि आप लंबा जवाब सुनना चाहते हैं। उसकी आवाज़ में कोई भाव नहीं था, ना ही वो मेरे रूखे लहजे का जवाब दे रहा था। उसने अपनी हथेलियाँ आपस में मिलाकर दबाई, मानो वो मरियम के आगे घुटने टेकते हुए बोल रहा हो। चलिए मान लेते हैं कि आपने जो कहानी मुझे सुनाई है वो सही है। हालांकि मैं अपनी पेंशन के अच्छे खासे हिस्से की शर्त लगा सकता हूँ कि ये या तो बनाई हुई है या इसमें कुछ बातें छोड़ दी गई हैं। लेकिन आप गौर कीजिए कि मैं इसकी परवाह नहीं करता। वो यहाँ है, आप यहाँ हैं, और सिर्फ यही मायने रखता है। इन सब के बावजूद आपकी अर्जी के मंजूर होने में गंभीर रुकावटें हैं, और ये कम अहम रुकावट नहीं कि ये बच्चा यतीम नहीं है। बेशक ये यतीम है, कानूनी तौर से वो नहीं है। उसके माँ बाप को सड़क पर मार दिया गया था। पड़ोसियों ने उसे देखा। मैं खुश था कि हम अंग्रेज़ी में बात कर रहे थे। आपके पास डेथ सर्टिफिकेट है? डेथ सर्टिफिकेट? हम अफ़गानिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। वहाँ अधिकतर लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं होता। कांच जैसी पारदर्शी उसकी आंखें झपकी तक नहीं। मैं कानून नहीं बनाता जनाब। आपकी नाराज़गी के बावजूद आपको अब भी साबित करना ज़रूरी है कि बच्चे के माँ बाप मर चुके हैं। बच्चे को कानूनी रूप से यतीम साबित करना होगा। लेकिन आप लंबा जवाब चाह रहे थे और मैं आपको दे रहा हूँ। आपकी अगली मुश्किल ये है कि बच्चा जिस देश का है उस देश से आपको मदद की ज़रूरत है। अब सबसे बेहतर हालात पर भी गौर करें तो ये मुश्किल है। आप ही ने भी कहा कि हम अफ़गानिस्तान की बात कर रहे हैं। काबुल में अमेरिकी दूतावास नहीं है। इससे चीज़ें बहुत जटिल हो गई हैं, करीब करीब नामुमकिन हो गई हैं। आप जो कह रहे हैं उसका मतलब ये है कि मैं इसे वापस सड़कों पर फेंक दूँ? मैंने ये तो नहीं कहा। उसका यौन उत्पीड़न हुआ है। मुझे सोहराब की एड़ियों में बंधी घंटियाँ और आंखों में लगा काजल याद आया। मुझे ये सुनकर दुख हुआ। हालांकि वो जिस तरह देख रहा था उससे लग रहा था कि शायद हम मौसम के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन इस बात से INS इस बच्चे के लिए वीज़ा नहीं जारी करेगी। आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर मदद करना चाहते हैं तो किसी मशहूर राहत संगठन को पैसे भेज दीजिए। आप एक शरणार्थी शिविर में मदद कीजिए। लेकिन उन दिनों हम अमेरिकी नागरिकों को अफ़गानी बच्चे गोद लेना सख्ती से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं खड़ा हो गया। चलो सोहराब, मैंने फ़ारसी में कहा। सोहराब मेरी बगल में सरक गया। उसने अपना सिर मेरे कूल्हे से टिका दिया। मुझे याद आया कि पोल राइड में वो और हसन इसी तरह खड़े थे। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ मिस्टर एंड्रयूज़? हाँ। क्या आपके बच्चे हैं? पहली बार उसने आंखें झपकाईं। खैर, हैं क्या? ये बहुत सीधा सवाल है। वो चुप था। मुझे ऐसा लगा कि मैंने सोहराब का हाथ पकड़ते हुए कहा, आपके बच्चे होते तो आप समझ पाते कि एक बच्चे की चाहत कैसी होती है। क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? कहिए। क्या आपने इस बच्चे से वादा किया है कि आप इसे अपने साथ ले जाएंगे? अगर मैंने किया हो तो? उसने अपना सर झटका। हाँ, बच्चों से वादा खतरनाक काम है। उसने आह भरी और अपने डेस्क की दराज फिर से खोली। आपका इरादा इस वादे पर बने रहने का है? उसने कागज़ों में कुछ तलाशते हुए कहा। मैं इस पर कायम रहना चाहता हूँ। उसने मुझे बिजनेस कार्ड दिया।
तब मेरी सलाह है कि आप इमिग्रेशन मामलों के एक अच्छे वकील से मिलिए। उमर फैसल यहाँ इस्लामाबाद में काम करते हैं, आप उन्हें बता सकते हैं कि मैंने आपको भेजा है। मैंने उनसे कार्ड ले लिया। शुक्रिया, गुड लक। कमरे से निकलते हुए मैंने अपने कंधों के ऊपर से पीछे देखा। एंड्रयूज़ धूप के चौखटे में खड़ा खोया हुआ खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके हाथ गमले में लगे टमाटर के पौधे को धूप की तरफ मोड़ रहे थे। वो उन्हें प्यार से थपथपा रहा था। अपना ख्याल रखिएगा। जब हम सेक्रेटरी के डेस्क से गुजरे तो उसने कहा, आपके बॉस कुछ तहजीब से तो पेश आ सकते हैं। मैंने उम्मीद की थी कि वो अपनी आंखें नचाएगी और शायद सर हिलाते हुए कहेगी कि मैं जानती हूँ हर आदमी यही कहता है, कुछ ऐसा ही। इसके बजाय उसने अपनी आवाज़ धीमी कर ली। बेचारे, जब से उनकी बेटी मरी है तब से वो ऐसे हो गए हैं। मैंने एक भौं उठाई, खुदकुशी। वो फुसफुसाई। टैक्सी पर होटल लौटते समय सोहराब खिड़की पर सर टिकाए हुए गुजरती हुई इमारतों और गोंद के पेड़ों को देखता रहा। उसकी सांस से शीशों पर भाप बन गई। वो सूख जाती और फिर बनती। मैं इंतज़ार कर रहा था कि वो मीटिंग के बारे में पूछेगा, लेकिन उसने नहीं पूछा। बाथरूम के बंद दरवाजे की दूसरी तरफ पानी बह रहा था। जब से हमने होटल लिया है, सोहराब हर रात सोने से पहले देर तक नहाता है। काबुल में गर्म पानी मिलना बापों की तरह दुर्लभ हो गया था। अब सोहराब रात में करीब 1 घंटे तक साबुन के पानी में बैठ हुई रगड़ रगड़ कर नहाता था। बिस्तर के सिरे पर बैठे हुए मैंने सुरैया को फ़ोन किया। मैंने बाथरूम के दरवाजे के नीचे रोशनी की पतली लकीर देखी। क्या तुम अब साफ महसूस कर रहे हो सोहराब?